इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान है जिसे उसकी बीवी धोखा दे देती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी बेटी का असली पिता नहीं है। इन सारे दुखों के बाद उसे एक ऐसी बीमारी मिलती है जो उसकी जान ले लेती है, पर उसे एक दूसरी जिंदगी जीने का एक नया मौका मिलता है। सो इस जिंदगी में वो फैसला करता है कि इस जिंदगी में वो अपनी मनमर्जी का हर एक काम करेगा बिना दूसरों की परवाह किए। तो चलिए देखते हैं कि उसकी ये नई जिंदगी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में बहुत सारी स्पेसशिप्स देखने को मिलती हैं। इन स्पेसशिप्स के साथ यहाँ पर मेका रोबोट्स भी थे। तभी एक लड़की बताती है कि वॉर्फ गेट के जरिए दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो बात सुन इनका कैप्टन हैरान हो जाता है और अगले ही पल में इनके सामने अंतरिक्ष में एक वॉर्फ गेट अपीयर होता है और उस गेट के अंदर से कोई सेना नहीं निकलती बल्कि मात्र एक मेका नाइट निकलता है। जो देख ये कैप्टन कहता है हम पर हमला करने के लिए ये अकेला आया है। जिसके बाद ये अपनी स्पेसशिप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन सभी हमलों से बचकर उस चैम्बर तक पहुंचता है जहां पर कैप्टन था। जिसके बाद वो उस चैम्बर पर हमला करके कैप्टन और बाकी सबको मार देता है। जो देख अब ये लोग उस ब्लैक नाइट के ऊपर अपने मेका रोबोट से हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद उन मेका रोबोट्स पर हमला करके उन सबको खत्म करने लगता है। पर यहाँ उसके सामने एक पूरी सेना थी, इसीलिए अब वो ब्लैक नाइट अपने अल्टीमेट स्लैश का यूज करके इन लोगों की मेन स्पेसशिप को ही दो टुकड़ों में काट देता है और उसी धमाके की आग में चलकर ये सभी मेका रोबोट्स खत्म होने लगते हैं। जिसके बाद इस ब्लैक मेका रोबोट में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सभी कमजोर हो, बहुत 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 ज्यादा कमजोर। और इसके बाद वो अपनी मेट से बात करते हुए कहता है आमागी, हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान परफेक्ट था। वो मेट कहती है तारीफ करने के लिए शुक्रिया मास्टर। जिसके बाद ये अपनी मेट से कहता है कि पूरी सेना के साथ इन पर हमला बोल दो। जिसके बाद मेट आमागी सभी शिप्स को ऑर्डर देती है कि मास्टर लियाम के कहे अनुसार सभी शिप्स हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मेका रोबोट हमारे ब्लैक नाइट यानी कि मेन कैरेक्टर लियाम का साथ देने के लिए वॉर्फ गेट से उसके पास जाने लगता है। और दोस्तों इस मेका रोबोट में एक लड़की बैठी हुई थी। वो आते ही दुश्मन के एक मेका रोबोट को खत्म कर देती है। लियाम कहता है क्रिस्टियाना तुम्हें आने में देर नहीं हो गई। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इसके बाद क्रिस्टियाना दुश्मन के मेका रोबोट्स को खत्म करने लगती है। वहीं लियाम की मेट आमागी अपनी सभी शिप्स को दुश्मन की शिप पर हमला करने का ऑर्डर देती है और इनके हमलों से दुश्मन की शिप्स तबाह होने लगती हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है। जो देख लियाम बहुत जोर जोर से हंसता है। पर तभी एक लड़की लियाम से कहती है अगर आपको सेवंथ वेपन कंपनी की बैटलशिप्स पसंद आई हो तो आप इन्हें खरीद लीजिए प्लीज। जो देख लियाम कहता है आमागी इसका ऑर्डर ले लो और इसे मेरे सामने से दूर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दुश्मन की बची हुई सेना को खत्म करते हुए कहता है तुम सभी कितने ज्यादा कमजोर हो। सच में कमजोरों को मारने में कितना मजा आता है। तुम सभी कमजोर लोग झुको मेरे सामने और मुझसे द इविल लॉर्ड लियाम से दया की भीख मांगो। जिसके बाद लियाम एक बजूका समन करके दुश्मन की ओर फायर करता है जिससे दुश्मन की एक और मेन शिप तबाह हो जाती है। जिसके बाद लियाम आखिरी दो बचे मेका रोबोट्स को खत्म करते हुए कहता है तुम सब कमजोर, मुझे और ज्यादा एंटरटेन करो ताकि मुझे अपना बदला लेने में और भी मजा आए, बदला अपनी पिछली जिंदगी से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम की पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे रात में एक बहुत ही भरी हुई ट्रेन से घर आना पड़ता था। वो घर आता जहां उसकी बीवी उसका घर पर इंतजार करती। घर आते ही वो पूछता है कनामी कहाँ है। उसकी बीवी मीका बताती है कि वो सो गई है और वो एक कुत्ता पालना चाहती है। उसने अपनी दोस्त के घर पर एक कुत्ता देख लिया है। जिस पर ये कहता है अभी हम एक पेट अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखता है जो सो रही थी। फिर अगले दिन ये सभी एक पेट शॉप में जाते हैं प्यारे प्यारे कुत्ते देखने। और यहाँ हमारा हीरो बताता है कि काफी वक्त पहले उसके पास भी एक कुत्ता था जो उसके दिल के बहुत करीब था। जिसके बाद इसकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है और जितना इसके पास है ये उतने में ही खुश रहता है। पर कंपनी में इसका चीफ इस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। इसका दोस्त इसे समझाता है कि उसे चीफ के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, वो बेवजह ही उस पर कितना गुस्सा करता रहता है। पर हमारा हीरो ऐसा कुछ नहीं करता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हमारे हीरो के सबऑर्डिनेट्स इसकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाते हैं और वो जो गलतियां करते हैं वो सारी हमारे हीरो पर थोप दी जाती हैं। पर इस जुल्मी दुनिया से लड़ने की ताकत उसे अपने परिवार से मिलती है
और अपने परिवार के लिए ही ये जी और जान से इतनी मेहनत कर रहा है। पर एक दिन इसका एक दोस्त इसे मैसेज करके मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और ये भी जाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब उसी जगह पर पहुंच चुका है और इस एरिया में वो पहले कभी नहीं आया। पर यहाँ इसकी नजर एक कैफे में मीका पर जाती है, जो यहाँ किसी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये सोचता है मीका यहाँ क्या कर रही है और ये आदमी कौन है। जिसके बाद वो रात में घर आता है। आते ही वो अपनी बीबी से पूछता है, तुमने बताया था कि आज तुम कनामी के स्कूल जाने वाली थी, किसी काम की वजह से हो गया वो काम? मीका कहती है कि हाँ वो काम अच्छे से हो गया। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेलने लगता है और फिर अपनी बीवी से वो आगे कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद ऑफिस में काम करते हुए वो खुद से यही कहता कि उसे मीका पर भरोसा करना चाहिए, वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। पर तभी हमारा हीरो देखता है कि उसका कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा, शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है। फिर इसके कुछ दिन बाद हमारा हीरो उसी कैफे के पास आता है जहां उसने मीका को देखा था और वो यहाँ एक राहत की सांस लेता है क्योंकि आज यहाँ पर मीका नहीं होती। पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे उसकी बीवी और उसकी बेटी थी और यहाँ एक आदमी को देख उसकी बेटी कनामी उस आदमी को पापा कहकर बुलाती है। जिसके बाद हमारा हीरो इन तीनों को एक साथ जाते हुए देखता है। अब ऑफिस में काम करते हुए वो यही सोच रहा था कि कनामी आखिर किसी और को पापा क्यों बुला रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वहां उसका चीफ आकर कहता है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? ये कहता है शायद से मेरा पीसी खराब हो गया है, ये स्लीप मोड पर जा ही नहीं रहा। पर तभी उसे मीका का कॉल आता है। मीका उसे बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीधा मीका के पास हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो आईसीयू में भर्ती थी। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, हमें उस बच्ची को खून देना है, आप दोनों उसके पेरेंट्स हैं ना? जिसके बाद ये दोनों अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं। सो यहाँ कनामी का ब्लड ग्रुप कनामी की माँ के साथ मैच करता है। जिसके बाद ये बस यही सोचने लगता है कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप कनामी के ब्लड ग्रुप से मैच क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद वो घर पर पूछता है कि सच सच बताओ मीका, कनामी मेरी बेटी नहीं है ना? मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सो मीका कहती है, तुम हमारे साथ कभी वक्त नहीं बिताते, वीकेंड्स में भी तुम ओवर टाइम करते हो और ये सब करने के बाद भी तुम्हारी कमाई कितनी है? बस 2 कौड़ी। तुम्हारी मेहनत की ये चवन्नी अठन्नी मेरे और मेरी बेटी के लिए काफी नहीं है। शादी करते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, पर शादी के 10 साल हो गए हैं और मैंने खुशी का एक दिन नहीं देखा। तुम तो हमेशा बाहर काम पर रहते। कनामी का पूरा पालन पोषण सिर्फ मुझे अकेले को करना पड़ता। मुझे और कनामी को तुम्हारी वजह से कितनी दिक्कत होती है तुम जानते भी हो ये बात। इसलिए अब मैं और कनामी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मीका कनामी से कहती है, चलो कनामी हम पापा के पास चलते हैं। यहाँ हमारा हीरो मीका को रोकने के लिए आता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी बेटी कनामी से ही पूछने लगता है, कनामी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? तुम अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? पर कनामी कहती है कि उसे अपने दूसरे पापा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब अपने ऑफिस में आने के बाद हमारा हीरो यही सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि चीफ हमारे हीरो को बताता है कि उसके कंप्यूटर से किसी रैंडम अकाउंट में कंपनी के 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हमारा हीरो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर चीफ कहता है कि ये तुम्हारे कंप्यूटर से हुआ है। हमारे हीरो को याद आता है कि कंप्यूटर बंद ना होने की वजह से वो अपने कंप्यूटर को खुला ही छोड़ गया था, यानी कि ये काम किसी और का है। पर इल्जाम हमारे हीरो पर आया, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब इसे मजदूरी करनी पड़ रही है। मीका भी इसे डाइवोर्स दे चुकी है और कनामी की कस्टडी भी उसके पास है। पर बच्चे की देखभाल के लिए वो हमारे हीरो से पैसे मांग रही है। इसके अलावा जिन 5 करोड़ का घपला करने का इस पर इल्जाम लगा है, इसे वो भी कंपनी को लौटाने हैं, वरना इसे जेल हो जाएगी। और अब हमारा हीरो सब कुछ खो बैठने के बाद किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। आज रात इसका दोस्त इसे मैसेज करके बताता है कि उसने ब्रांड न्यू गेम खरीद लिया है, वो गेम जिसे हमारा हीरो हमेशा से खेलना चाहता था। वो अपने दोस्त को मैसेज भेजने वाला था कि हम इसे साथ में खेलेंगे, पर वो ऐसा नहीं करता। वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, ये उम्मीद रखते हुए कि किसी ना किसी दिन भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे। और भले ही कनामी उसकी औलाद ना हो, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। पर दोस्तों, हमारे हीरो को उसकी मेहनत और बलिदानों के बदले में एक ऐसी बीमारी मिलती है जिसके इलाज के लिए अब उसके पास पैसे तक नहीं है और अब वो अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे एक कहावत याद आती है कि जब आप मरने वाले होते हैं तब आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके वो पालतू जानवर आपके पास आते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे।
और तभी अचानक इसके सामने एक अजीब सी रोशनी आती है। इसे उस रोशनी में दिखाई देता है कि इसके कंप्यूटर से वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाला शख्स चीफ था। लेकिन इसके बाद इसे ज्यादा बड़ा झटका तब लगता है जब इसे ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी का वो दूसरा पापा भी यही चीफ है और इन दोनों की ही ये प्लानिंग थी जो आज हमारा हीरो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमें पता चलता है कि मीका ने शुरुआत से ही कभी भी हमारे हीरो से प्यार किया ही नहीं और कनामी भी इसी चीफ की औलाद है, क्योंकि उसकी बीबी कभी भी हमारे भद्दे से हीरो के साथ कोई बच्चा चाहती ही नहीं थी। ये सब देख हमारा हीरो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझसे कोई कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर तभी इसके सामने एक शख्स आकर कहता है कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम क्या चाहते हो? ये चिल्लाकर कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। ये शख्स कहता है, वाह वाह वाह, तुम्हारी ये नफरत की भावनाएं कितनी स्वादिष्ट हैं। वैसे मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने आया हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि अच्छा करने से हमें सिर्फ दर्द मिलता है। अगर मुझे कभी एक दूसरा मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। दूसरे मौके की बात सुन ये शख्स अपने पास से कुछ तस्वीरें निकाल पूछता है, तुम इनमें से कौन सी दुनिया में रीइंकार्नेट होना चाहोगे? क्या एक ऐसी दुनिया जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स हो, या फिर जुरासिक एरा? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम जो चाहो वो चुन सकते हो। यहाँ हमारा हीरो एक तस्वीर देखता है जिसमें रोबोट्स और बैटलशिप्स थे और वो उसी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये शख्स कहता है, ये एक साई-फाई फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और इस दुनिया पर रॉयल्स और नोबल्स का राज है। मैं तुम्हें इस दुनिया के एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा करूंगा। जिसके बाद ये शख्स हमारे हीरो के खून से एक कागज पर साइन लेता है, जिसके बाद ये शख्स कहता है, इस बार तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। और फिर वो हमारे हीरो की आत्मा को उस दूसरी दुनिया में भेज देता है और अब हमारा हीरो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जहां वो अपने लिए अपनी खुशियां खुद बनाएगा, ना कि दूसरों पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर रहेगा। और अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में लियाम के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है और वो जिस जगह पर था वो बिल्कुल जंगल जैसी लग रही थी। बहुत 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 ज्यादा घना जंगल। इस प्लेनेट का नाम है स्टेलर सिस्टम ऑफ एल्सियस और लियाम इस प्लेनेट पर राज करने वाले शासक का इकलौता बेटा है और लियाम का पूरा नाम है लियाम सेरा वैनफील्ड। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है और यहाँ एक पार्टी चल रही है क्योंकि लियाम अब 5 साल का हो चुका है और ये मोहतरमा लियाम की माँ है। जिसके बाद लियाम की माँ लियाम को दूसरे कमरे में लेकर जाती हैं और यहाँ होता है लियाम के जन्मदिन का तोहफा। लियाम इस तोहफे को खोलता है पर उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। सो उसकी माँ बताती हैं कि उसे यहाँ पर एक AI मेड रोबोट मिल रही है और तभी अचानक लियाम के सामने काफी सारी आंखें आ जाती हैं, यानी कि वो अपनी डॉल को खुद कस्टमाइज कर सकता है कि उसे कैसी डॉल चाहिए। उसकी माँ उसे बताती हैं कि वो जैसी चाहे वैसी AI मेड रोबोट को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। वहाँ पर भाई हर एक चीज होती है कि तुम ये चीज चुन सकते हो, हाँ A to Z हर एक चीज। और लियाम को हर एक अंग चुनना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई अंग उसने नहीं चुना तो उसकी मेट में वो अंग होगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद लियाम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसके सामने आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हो? लियाम यहाँ कहता है कि आप अपने 5 साल के बेटे को ये सब क्या दिखा रहे हो? तभी उस जगह पर आते हुए लियाम के पिता कहते हैं कि उनके पास भी लियाम के लिए एक तोहफा है। अब से मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा होगा क्योंकि तुम ही इस फैमिली के अगले हेड हो। लेकिन सारी जायदाद लियाम के नाम करने के बाद ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी इंपीरियल होम प्लेनेट में जाकर बिताएंगे। जिसके बाद लियाम के पिता बटलर ब्रियान को बुलाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ। लियाम के नाम अपनी पूरी जायदाद करने के बाद लियाम इन दोनों को हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजेगा। लियाम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और इसी तरह लियाम खुद एक काउंट बन चुका है, यानी कि राजा। इसके बाद ये दोनों लियाम को छोड़कर जाने लगते हैं। अब लियाम का ख्याल उसकी AI मेड रोबोट ही रखेगी। लियाम यहाँ कहता है कि उसे पल भर में ही सब कुछ मिल गया। मेरी पिछली जिंदगी बहुत बेकार रही है पर अपनी इस जिंदगी में मैं एक इविल लॉर्ड बनूंगा और दिल खोलकर आतंक मचाऊंगा। और वो इन सब के लिए इस गाइड नामक शख्स को थैंक यू कहता है। पर दूसरी ओर हम उस गाइड को अभी भी हमारे हीरो की पुरानी बॉडी के पास देखते हैं और वो यहाँ कहता है तुम्हारी ये जिंदगी बहुत बेकार रही है ना। और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है अब बारी तुम लोगों की है मुझे एंटरटेन करने की। और यहाँ हम मीका को चीफ के साथ देखते हैं
और दोस्तों यहाँ पर मीका को हमारे हीरो के साथ इतना गलत करने के बाद भी जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये दोनों तो कुछ वक्त बाद शादी करने का सोच रहे हैं। पर तभी यहाँ आकर वो गाइड चुटकी बजाता है और अगले ही पल में चीफ के पास पुलिस से कुछ लोग आते हैं और इन्हें पता चल गया है कि कंपनी के फंड से छेड़खानी करने वाला चीफ था। साथ ही उस पर यह भी इल्जाम लगे हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा तंग करता है और उसके खिलाफ उन्हें काफी सबूत मिल चुके हैं, इसलिए अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ मीका पूछती है कि अगर तुम जेल चले गए तो मेरा और हमारी बेटी का क्या होगा, पर पुलिस उसे ले जाती है। गाइड कहता है जो आदमी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था वो तो मर चुका है, अब तुम कहाँ जाओगी? हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। और यहाँ ये गाइड कहता है अब मुझे चलना चाहिए, आखिर मुझे उसे एक सही रास्ता भी तो दिखाना है, वो सही रास्ता जो उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आएगा। और जब तक उसे सच्चाई पता लगेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी नफरत और दर्द का स्वाद कितना मीठा होगा, वो उस दुनिया में और भी ज्यादा तड़पेगा। और ये सब कहकर वो एक डायमेंशनल गेट में चला जाता है। पर तभी हमारे हीरो के पास उसके कुत्ते की पवित्र आत्मा आती है और इसके बाद ये आत्मा उसी डायमेंशनल गेट में चली जाती है ताकि वो लियाम को ढूंढ सके। जिसके बाद हमें अंतरिक्ष का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, पर यहाँ पर विलन्स का सामना करने के लिए एक हीरो आती है और ये होती है होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना लेटा रोसब्रेटा। और वो आते ही इन दुश्मनों को आसानी से खत्म करने लगती है और इसके बाद प्रिंसेस के किंगडम की बैटलशिप्स दुश्मन की बैटलशिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देती हैं। और इसके बाद वहां पर बाकी के नाइट्स आकर दुश्मन की सेना पर हमला करने लगते हैं और इसी तरह दुश्मन हार जाते हैं और उन्हें हराने का सारा श्रेय जाता है प्रिंसेस क्रिस्टियाना को। फिर अगले सीन में हम लियाम को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि उसकी एआई मेड रोबोट बनकर आ चुकी है। और दोस्तों इस दुनिया में इन एआई मेड रोबोट्स को डॉल्स भी कहा जाता है, इसीलिए ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं। इसके बाद लियाम जैसे ही इस पैकेजिंग को टच करता है इस मेड की अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है। ये मेड लियाम के सामने बिल्कुल किसी परी की तरह आती है और इसके बाद वो लियाम को मास्टर कहते हुए अपना नाम बताती है, आमागी। ब्रियान द बटलर बताता है कि अब से आमागी हमेशा उसके साथ रहेगी, पर इसे हर हफ्ते मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और बस उन 2 घंटों को छोड़कर आमागी हमेशा लियाम के साथ रहेगी। पर यहाँ पर लियाम जरा अपने अंदाज में आमागी की क्वालिटी चेक करने लगता है कि जैसा मैंने कहा था उन लोगों ने इसे वैसा ही बनाया है ना। जिसके बाद लियाम आमागी को लेकर यहाँ से एक अलग कमरे में चला जाता है। ब्रियान इनके पीछे भागता है पर तब तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इस कमरे में आमागी के हाथों मसाज लेते हुए लियाम पूछता है, आमागी क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? वो कहती है हाँ बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद वहाँ ब्रियान आकर पूछता है कहीं आप दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? लियाम कहता है भले ही मेरी बॉडी बच्चे की हो पर मेरा दिमाग एक 36 साल के आदमी जैसा है। सो ब्रियान कहता है क्या सिर्फ 36? आप अभी सिर्फ बच्चे हो। सो आमागी लियाम को बताती है कि एम्पायर में एडल्टहुड की एज 50 साल है और सच में एक एडल्ट बनने के लिए आपका 100 साल का होना जरूरी है और यहाँ पर लोग 500-600 साल तक जीते हैं। लियाम मन में कहता है इतना लंबा लाइफ स्पैन, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पर तभी ब्रियान लियाम को बताता है कि एम्पायर में एआई रोबोट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि एक बार इन एआई रोबोट्स ने पूरी इंसानियत को बस खत्म कर ही दिया था। चारों ओर आतंक मचा हुआ था, लेकिन उस बुरे समय में कुछ लोगों ने एआई के खिलाफ साहस से लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गए और उन्हीं लोगों ने एम्पायर को बनाया। और बस इसी वजह से इंपीरियल नोबिलिटी को ये एआई रोबोट्स पसंद नहीं है। सो लियाम पूछता है अगर ऐसी बात है तो माँ ने मुझे एक एआई रोबोट गिफ्ट क्यों की? ब्रियान कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, पर लियाम कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे बताओ। सो अब ब्रियान बताता है कि लियाम के माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वैनफील्ड फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्ट्रियर बहुत ही ज्यादा समझदार थे और उन्हीं ने वैनफील्ड फैमिली को एक इतना बड़ा डोमेन बनाया, लेकिन आपके दादा और पिता के पास शासन करने की सही योग्यताएं नहीं थी, यानी कि उनकी वजह से इस फैमिली का सिर्फ डाउनफॉल आया है। यहाँ लियाम को समझ आता है कि अब वो दूसरे लोगों को तंग करने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रियान कहता है हमारे पास कर्जा चुकाने का भी कोई तरीका नहीं है, चीजें अब बस और बिगड़ती जाएंगी। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि
हमारा नया राजा बस 5 साल का है और शायद से हमारा टैक्स अब और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हर बार जब भी एक नया राजा बनता है तो वो शुरुआत में बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। ये सभी लोग कॉमनर्स हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी जीते जीते थक चुके हैं और अब बस इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि इनका ये नया राजा अच्छे दिल का हो। वहीं मेंशन में लियाम ब्रियान से पूछता है, क्या मेरे माता पिता ने मुझे पैदा इसीलिए किया था ताकि मैं उनका कर्ज अपने ऊपर ले सकूं? ब्रियान कहता है, शायद से यही वजह है। अपनी पिछली जिंदगी में लियाम ने बस धोखा देखा है, लोग उसका इस्तेमाल करते, उसका फायदा उठाते। क्या उसकी इस जिंदगी में भी उसके साथ यही सब होने वाला है? जिसके बाद वो कहता है, आमागी, मैं और तुम शायद एक जैसे हैं, हम दोनों को ही समाज से बाहर समझा जाता है, इसीलिए चलो हम अपनी एक टीम बनाते हैं और खुद को इस दलदल से बाहर निकालते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी आमागी? आमागी उसके सामने झुककर कहती है, मेरा इकलौता मकसद आपकी सेवा करना है, तो आप जो करेंगे मैं हमेशा उसमें आपका साथ दूंगी और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आउटकास्ट नहीं हो सकती। मैं हर मोड़ पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लियाम कहता है, आमागी, मैं इंसानियत की हिफाजत के लिए तुम्हें 3 कानून बताना चाहता हूँ। पहला कानून, एक रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। उसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी चाहिए, दूसरों के साथ जो भी हो इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। आमागी, तुम्हें किसी भी कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नए कानून बताता हूँ। पहला कानून, एक मेड रोबोट कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा कानून, एक मेड को उसके मास्टर द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और तीसरा कानून, एक मेड रोबोट को हमेशा अपनी भी हिफाजत करनी होगी, बिना पहले और दूसरे कानून को तोड़े। और इसी तरह ये तीनों नियम आमागी के सिस्टम में इंसर्ट हो जाती हैं। और इसके बाद लियाम कहता है, मुझे इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के गौरव को फिर से जगाऊंगा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? आमागी कहती है कि वो एक एआई है और शायद से उसके आइडियाज यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही ना बैठे। पर लियाम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए आमागी उसे एक एजुकेशन कैप्सूल सजेस्ट करती है जिसके अंदर वो 6 महीने तक रहेगा और उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली सारी की सारी नॉलेज ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जब तक लियाम इस कैप्सूल में रहेगा तब तक आमागी उसके डोमेन को संभालेगी। और ये सब सुन ब्रियान कहता है, एक रोबोटिक कैप्सूल में जाना इंसानियत के खिलाफ जाने जैसा होगा। सो लियाम कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका मास्टर होने के नाते इंसानियत को खत्म नहीं होने दूंगा। सो ब्रियान कहता है कि एम्पायर एक एआई के द्वारा सारी की सारी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो आमागी कहती है, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि एआई रोबोट डोमेन्स को संभाल नहीं सकते। और इसके बाद लियाम ब्रियान से एजुकेशन कैप्सूल लाने को कहता है। बेचारा ब्रियान उसे समझाता रह जाता है, पर लियाम उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से आमागी के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम एजुकेशन कैप्सूल में जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो आमागी से पूछता है कि क्या तुम एआईज में इमोशंस होते हैं? जो सुन आमागी कहती है, मैं नहीं जानती कि एआईज में इमोशंस होते हैं या नहीं, पर जब आपने मेरे साथ टीम बनाने की बात की तो मुझे एक बड़ा अजीब एहसास हुआ। लियाम कहता है, आखिर हो भी क्यों ना, उसने बेस्ट एआई रोबोट बनाने के लिए कहा था। और इसके बाद लियाम का कैप्सूल बंद हो जाता है और अब 6 महीनों तक लियाम इसी में सोता रहेगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें गाइड के बारे में पता चलता है कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करती है और दूसरों की जिंदगी में सिर्फ दुख, तकलीफ और दर्द लाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज्यादा मात्रा में नूडल्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी, पर गलती से उसकी चॉपस्टिक ही टूट जाती है, जिससे उस लड़की को बुरा लगता है और उसके नेगेटिव इमोशंस को ये गाइड कलेक्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियाम का कैप्सूल अब खुल चुका है। लियाम उठता है तो उसके सामने आमागी होती है। वो उससे पूछता है कि कितना वक्त गुजर गया है। आमागी बताती है कि 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी लियाम जरा भी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर वक्त की कोई सीमा नहीं है। वैसे दोस्तों, अब लियाम की बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब लियाम एक नए सफर के लिए तैयार है। जिसके बाद आमागी लियाम को इनके बैनफील्ड डोमेन का इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। लियाम देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी में आमागी ने बहुत अच्छे से राजनीति को संभाला है। जिसके बाद लियाम कहता है, अब मुझे अपने डोमेन का सर्वे करने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आमागी लियाम को इनके बैनफील्ड डोमेन के स्पेस पोर्ट पर लेकर आती है और इस वक्त लियाम जिस रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देख रहा है वो एक स्पेस बैटलशिप है। जिसके बाद आमागी लियाम को इनके डोमेन के
उस जगह पर लाती है जहाँ नाइट रोबोट्स बनते हैं। लियाम इन्हें बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था, जो देख आमागी पूछती है, क्या आप भी इन्हें चलाना चाहते हैं? लियाम कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये करना तो हर एक मर्द का सपना होता है। सो अब आमागी सारी अरेंजमेंट्स कर देती है और लियाम अब एक नाइट रोबोट को चलाने के लिए बिल्कुल रेडी था। दोस्तों, लियाम इस नाइट रोबोट को सिर्फ इमेजिन करके ही चला सकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इस रोबोट को आगे बढ़ाता है। जिसके बाद वो आमागी से पूछता है, क्या इसमें कोई हथियार नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फाइटिंग ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही आमागी एक और नाइट रोबोट यहाँ लाती है। इस नाइट रोबोट को कैप्टन माशिता चला रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, पर लियाम के एक ही वार से ये दूसरा नाइट रोबोट गिर पड़ता है, जो देख लियाम कहता है कि नाटक करना बंद करो और मुझसे सही से लड़ो। अब लियाम की ये बात सुन कैप्टन माशिता लियाम के नाइट रोबोट को पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दोस्तों, पलक झपकाते ही लियाम यहाँ हार गया। बेचारा लियाम, उसे पता नहीं था कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। अब अगले सीन में लियाम ब्रियान से कहता है कि उसे एक टीचर चाहिए जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उन लोगों ने लियाम के साथ बहुत बुरा किया है, जिनमें लियाम से ज्यादा ताकत थी। लेकिन अपनी इस जिंदगी में वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनकर दूसरों को अपने पैरों तले कुचलेगा। जिसके बाद हम एक सामुराई को देखते हैं और दोस्तों, यही लियाम का टीचर होने वाला है, यासुशी, मास्टर ऑफ द वे ऑफ द फ्लैश। लियाम को ये बंदा उसकी दुनिया के किसी सामुराई की तरह लगता है। जिसके बाद लियाम कहता है, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ। यासुशी कहता है, हमारा स्कूल स्वॉर्ड्समैनशिप में पूरे यूनिवर्स में वन ऑफ द बेस्ट है, पर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन आखिर वो चीज है क्या? इन महाशय को देख आमागी कहती है, मास्टर, ये तो मुझे थोड़ा खिसका हुआ लगता है। और लियाम कहता है कि नहीं, ये एक असली मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ तलवारबाजी को समर्पित कर दिया है। और यही बात साबित करने के लिए लियाम यासुशी को उनकी स्किल्स दिखाने को कहता है। अगले सीन में यासुशी कहते हैं, वैसे तो हमारे स्कूल्स की टेक्निक्स दिखाना सख्त मना है, पर आपके लिए मैं करने को तैयार हूँ। और दोस्तों, अब यासुशी जो करने वाले हैं उसे आमागी रिकॉर्ड कर रही थी। जिसके बाद यासुशी एक गहरी सांस लेकर अपनी तलवार को थोड़ा निकालकर वापस रख लेते हैं और इतने में ही ये सारे के सारे पेड़ कट चुके थे। पर यहाँ लियाम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आमागी से पूछता है, पर आमागी की रिकॉर्डिंग में भी इतना ही था कि तलवार निकालकर यासुशी ने तुरंत रख ली। यानी कि आमागी की रिकॉर्डिंग भी यासुशी की स्पीड को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मास्टर, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, और इसके लिए यासुशी मान जाते हैं। जिसके बाद रात में हम फिर से यासुशी को यहीं देखते हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि यासुशी कोई मास्टर स्वॉर्ड्समैन नहीं है, बल्कि यहाँ उन्होंने लियाम को उल्लू बनाया है। ये लकड़ियाँ पहले से कटी थी और गाइड यही सब देख रहा था। जिसके बाद हम स्पेस में एक प्रिंसेस को उसकी पूरी सेना के साथ देखते हैं और यहाँ इनका सामना पायरेट्स के साथ होने वाला है। और तभी इनकी स्पेसशिप के पास पायरेट्स की स्पेसशिप आती है। जिसके बाद एक आदमी इन्हें बताता है, मैं गोवास हूँ, पायरेट्स का लीडर। राजकुमारी भी अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना। और ये यहाँ पर इस पायरेट लीडर के साथ शांति का समझौता करने आई हैं। गोवास कहता है, तुम्हें यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगा? वो कहती है, डर किस बात का? तुम चारों ओर से हमारी सेना से घिरे हुए हो, अगर तुमने कुछ भी किया तो यहीं मारे जाओगे। पर अगले ही पल में प्रिंसेस को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। बहुत सारी पायरेट बैटलशिप्स इन्हीं की सेना की ओर आ रही हैं। क्रिस्टियाना हैरान थी, इन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतनी सारी स्पेसशिप्स इनके इतने करीब आ गईं। गोवास कहता है, राजकुमारी, हर जगह कुछ गद्दार होते हैं। तभी एक लड़की बताती है कि इनकी शिप पर हमला होने वाला है। गोवास कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमारी। दूसरी ओर हम लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। जिसके बाद वो एक छोटे रोबोट के साथ फाइट भी करता है और ऐसे ही शाम होते होते वो काफी थक जाता है। यासुशी कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। फिर यासुशी के जाने के बाद लियाम फिर से तलवार निकाल लेता है और वो एक लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। वो आमागी से पूछता है कि आखिर वो एक लकड़ी को भी क्यों नहीं काट पा रहा, क्योंकि दोस्तों अब तक लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए 3 साल गुजर चुके हैं और अब तक वो एक लकड़ी तक नहीं काट पाया। पर अब भी लियाम हार नहीं मानता। दूसरी ओर यासुशी मांगा पड़ रहा था। लियाम को उल्लू बनाकर उसका मास्टर बनकर यासुशी आराम की जिंदगी जी रहा है। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो सीरियस होकर बैठ जाता है। उससे मिलने के लिए लियाम आया था। लियाम यहाँ कहता है कि मास्टर,
प्लीज आप मुझे वो अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाइए ना, द वे ऑफ द फ्लैश। पर यासुशी कहता है, लियाम मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक सिर्फ एक ही बार दिखा सकता था और तुम्हें उस एक बार में ही सब कुछ सीख लेना चाहिए था। और अगर तुम मेरे सिखाने के तरीके से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लियाम झुककर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज यहाँ से मत जाइए। यासुशी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी ये पहली गलती माफ करता हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। पर लियाम के जाते ही यासुशी मस्त चिप्स खाने लगता है। पर तभी लियाम वहाँ फिर आता है ये कहने के लिए कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी भरपाई अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाकर करना चाहता हूँ। यासुशी कहता है, वैसे ऐसा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर इससे तुम्हें अच्छा लगे तो कर लो। पर लियाम के जाते ही यासुशी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि उसकी तो चांदी ही चांदी है। पर तभी लियाम फिर से आकर कहता है कि मास्टर कल मुझे थोड़ा काम है। यासुशी कहता है, ठीक है तो कल की तुम्हारी छुट्टी। पर लियाम के बार बार आने से यासुशी परेशान हो चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्रिस्टियाना को पायरेट्स ने बंदी बना लिया है, जिसके बाद पायरेट्स का लीडर गोवास अपने आदमियों को हुक्म देता है और सारी तोपें क्रिस्टियाना के किंगडम के ऊपर तान दी जाती हैं। क्रिस्टियाना यहाँ कुछ नहीं कर पाती और सभी तोपों से उसके किंगडम के ऊपर फायरिंग होने लगती है और यहाँ गोवास जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर आमागी लियाम को इस महीने का इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। ये देख लियाम कहता है, सच में आमागी तुम राजनीति में मेरी कितनी मदद कर रही हो। आमागी कहती है, मैं इस तारीफ के लायक नहीं, क्योंकि जितना मैंने सोचा था हमारे राज्य की ग्रोथ उससे धीमी हो रही है। जैसे ये रही हमारे वेलफेयर वर्क की रिपोर्ट, जितना बजट हमने इसमें इन्वेस्ट किया था वो डूबता जा रहा है। ये देख लियाम किसी को बुलाता है, जिसके बाद लियाम के दरबार में एक बंदा आता है। लियाम कहता है, तुमने बहुत चालाकी से सब कुछ छुपाया। ये बंदा कहता है, शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप छोटे हैं ना तो शायद आपने कुछ गलत समझ लिया है। पर लियाम कहता है कि उसने सारी रिपोर्ट्स को बहुत बारीकी से चेक किया है, आखिर सारी चीजें इतने पीछे क्यों चल रही हैं। वो बंदा कहता है कि ऐसी काफी सारी दिक्कतें आती हैं जिन्हें सॉल्व करने में वक्त लगता है। पर लियाम यहाँ समझ चुका था कि ये बंदा एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, लेकिन मैं भी एक इविल लॉर्ड बनना चाहता हूँ, तो गलत तरीके से पैसे कमाने में दिक्कत ही क्या है। पर तभी आमागी उसे बताती है हाल ही में हुए एक कांड के बारे में। ये महाशय कहते हैं, लेकिन मैंने कोई कांड नहीं किया, वो तो मेरे सबऑर्डिनेट की गलती थी, पर इस गलती के लिए उसे तुरंत ही मार दिया गया था। पर आमागी बताती है कि इसके क्लियर रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आई और काफी सारे फंड्स तो मिसिंग चल रहे हैं। पर अपनी पिछली जिंदगी को याद करके लियाम कहता है, तुमने अपनी गलतियों का सारा दोष अपने साथी को देकर उसे मौत के घाट उतार दिया है ना। ये सुन ये महाशय घबरा कर कहता है, माय लॉर्ड आप मुझसे ज्यादा एक बेजान गुड़िया पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन लियाम खड़ा होते हुए कहता है, अपने साथी को मरता हुआ देख क्या तुम्हें मजा आया। सो अब ये कहता है, मैं मानता हूँ कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई और हर कोई यही करता है माय लॉर्ड। पर तभी लियाम अपनी तलवार निकाल लेता है, जो देखिए कहता है, बच्चे तुझे याद रखना चाहिए कि मुझ जैसे लोगों की बदौलत ही तू एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। पर अगले ही पल में लियाम उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और गुस्से में कहता है, सिर्फ मैं ही दूसरों के साथ बुरा कर सकता हूँ, मैं किसी और को अपने लोगों के साथ बुरा नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो आमागी से सभी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को खत्म करने को कहता है। पर अगले ही पल में आमागी लियाम के हाथ से वो तलवार निकालने लगती है और कहती है कि अगर आपने सभी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को खत्म करवा दिया तो इससे हमें काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को संभालने के लिए मुझ जैसी बहुत सारी डॉल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सुन लियाम कहता है, इस मामले को तुम संभालो, जितनी की जरूरत हो उतनी बनवा लो। दोस्तों यहाँ लियाम ने एक शख्स को मार दिया है और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि गलत के साथ गलत होना चाहिए। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे लॉर्ड ने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को खत्म कर दिया है। तभी ये मोहतरमा बताती हैं, मैंने सुना है कि जल्द ही एक बहुत अच्छा स्कूल बनने वाला है। जो सुन ये आदमी कहता है कि बस 10 साल की उम्र में ही ये नया लॉर्ड काफी सारी चीजें कर रहा है। जिसके बाद हम लियाम को देखते हैं जो कि एक सूट पहने हुए हैं। अब 3 साल तक तलवारबाजी की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आया है इन नाइट रोबोट को फिर से चलाने के लिए। और तभी उसके मास्टर कहते हैं, एक ऐसे रोबोट को चलाना जिसे कोई भी चला सकता हो ये पॉइंटलेस है। अगर तुम टॉप पर पहुंचना चाहते हो लियाम, तब तुम्हें ऐसे नाइट रोबोट को चलाना चाहिए जिसे अब तक कोई कंट्रोल न कर पाया हो। लियाम कहता है, आपने सही कहा मास्टर। सो यहाँ कैप्टन लियाम को बताते हैं
कि एक 3 जनरेशन पुराना नाइट रोबोट है जिसको आपको पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब लियाम एक बहुत ही धांसू नाइट रोबोट को चलाने वाला है। पर यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मास्टर यासुशी को देखते हैं जो कि किसी बेसमेंट में थे और यहाँ कीमती चीजें ढूंढ रहे थे, पर गलती से उनसे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर ये बहुत ही शानदार नाइट रोबोट रखा था। और इसे देख यासुशी कहता है अब ये मेरा हुआ। जिसके बाद हम गाइड को देखते हैं जो अपने बारे में बता रहा था, मैं गाइड हूँ और मैं नकारात्मक इमोशंस को भोजन के रूप में खाता हूँ। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने खाने का ऑर्डर दे रहा था और भाई रैप गाते हुए काफी लंबा चौड़ा मेन्यू बता देता है। जिसके बाद उसका ऑर्डर आता है एक आइसक्रीम और इसे खाने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन उसकी ये आइसक्रीम थोड़ी बिगड़ गई जिससे बेचारे को प्रतिघात लगा और फिर इसके नेगेटिव इमोशन को गाइड ने बड़े चाव से खाया। वहीं दूसरी ओर लियाम ब्रियान को बताता है कि वो इनके 3 जनरेशन पुराने नाइट रोबोट को फिर से रिपेयर करवाने वाला है। ब्रियान बताता है कि वो नाइट रोबोट आपके ग्रेट ग्रैंडफादर मास्टर एलिस्टियर का फेवरेट रोबोट था, लेकिन वो तो काफी पुराना हो चुका है और उसे चलाना भी मुश्किल होता है। लियाम कहता है कि मुश्किल काम करने में ही एक मर्द को मजा आता है। ब्रियान कहता है वाओ, पर ये जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो मुझे कोई काम की नहीं लगती। पर दोस्तों लियाम को अपने मास्टर यासुशी पर पूरा यकीन था। पर दूसरी ओर हम आमागी को देखते हैं और इसे ये शक होता है कि मास्टर यासुशी असल में कोई महान तलवारबाज नहीं है। वैसे दोस्तों लियाम ने आमागी पर ही ये जिम्मा सौंपा है कि वो इस नाइट रोबोट को पूरा रिपेयर करवाए। जिसके बाद अगले दिन 7th वेपन फैक्ट्री से R&D डिवीजन की नियाज कार्लिन आती है लियाम के नाइट रोबोट को रिपेयर करने के लिए। लेकिन जैसे ही नियाज लियाम की मेट आमागी जो कि एक AI रोबोट है उसे देखती है, वो उसकी दीवानी होने लगती है क्योंकि आमागी को बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सर लियाम, आपने इन सेटिंग्स को चुनने में बहुत दिमाग लगाया होगा, है ना? वैसे मैं इसके प्राइवेट पार्ट्स की सेटिंग भी देखना चाहती हूँ। पर उसे रोकते हुए लियाम कहता है मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पर चुने हैं। जिसके बाद लियाम इन सबको अपने नाइट रोबोट एविड के पास लेकर आता है। इसे देख नियाज कहती है इसे रिपेयर करवाने का कोई फायदा नहीं है, इसे भंगार में बेच दो। पर लियाम उसकी बात नहीं मानता। वो कहती है कि इसे रिपेयर करने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत पुराने हैं जिन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगी। पर लियाम कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे ये नाइट रोबोट रिपेयर करवाना है, साथ ही मुझे इसमें एक फिनिशर भी ऐड करवाना है, बिल्कुल रॉकेट पंच की तरह। पर नियाज को उसकी ये बात समझ ही नहीं आई। तभी यहाँ पर मास्टर यासुशी आते हैं, लेकिन नियाज को देखते ही उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो आकर नियाज से बात करने की कोशिश करते हैं, पर नियाज उन्हें इग्नोर करते हुए लियाम से कहती है कि वो जिस तरह का हथियार बनवाना चाहता है वैसे हथियार बनते नहीं हैं, लाइक रॉकेट पंच। सो यासुशी फिर से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, पर फिर से उन्हें इग्नोर करते हुए नियाज लियाम से कहती है कि रॉकेट पंच जैसी कोई चीज नहीं होती। यासुशी फिर कहते हैं मोहतरमा, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना चाहेंगी? पर वो उन्हें फिर से इग्नोर करते हुए लियाम के साथ इसी मुद्दे पर बहस करने लगती है कि रॉकेट पंच जैसी कोई चीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा बजट लगेगा। लियाम कहता है जितना चाहे उतना लग जाए, मुझे परवाह नहीं। पर यासुशी को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो देखते हैं कि लियाम उस लड़की के कितने करीब है जिससे उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और फिर लियाम की ट्रेनिंग के दौरान वो लियाम के ऊपर कुछ इस प्रकार गुस्सा उतारते हैं। लियाम को आंखें बंद करके इन बॉल से बचना पड़ रहा है, वो भी पानी के ऊपर। यासुशी कहते हैं कि अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, इन फिजिकल लिमिटेशंस को तोड़ते हुए अपनी असली ताकत को पहचानो। वो फिर से लियाम पर हमला करते हैं, मन में ये कहते हुए उस लड़की के बहुत करीब जा रहा था ना तू, ये ले। दूसरी ओर अंतरिक्ष में हम पायरेट्स की स्पेसशिप्स को देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पायरेट लीडर गोआस ने प्रिंसेस और उनकी सभी साथियों को बंदी बना लिया है। गोआस कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिंसेस क्रिस्टियाना, तुम्हारा चेहरा देख मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रिस्टियाना को एक जगह लेकर आता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक अजीब सी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अगले ही पल में क्रिस्टियाना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट जिस अजीब से क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था वो एक लड़की थी, पर इसके एक्सपेरिमेंट से उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। गोआस कहता है कि उसे फेंक दो, ये रही मेरी नई बैट। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट क्रिस्टियाना को वहीं कैद कर लेता है। गोआस कहता है अब तुम इसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट करो और कोशिश करना कि तुम इसके साथ जो भी करो ये हर एक चीज देखे।
दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टियाना वहाँ मौजूद कुछ टैंक्स में कुछ और लड़कियों को देखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उन्हें देख वो चिल्ला पड़ती है। अब इसके बाद हमें फिर से इस बार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी आपस में बात करते हैं कि नए लॉर्ड के आने के बाद से चीजें कितनी ज्यादा बदल रही हैं और हमारे डोमेन की कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। तभी ये बुढ़ा बताता है कि जब इसके दद्दू जिंदा थे उस टाइम पर हालात आज से भी ज्यादा बेहतर थे। ये लड़की कहती है कि काश हम भी जल्द से जल्द उन अच्छे हालातों को देख पाएं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नियास इस नाइट रोबोट एविड को रिपेयर कर चुकी है। इस रोबोट को देख ब्रियान कहता है, इसे देख तो मुझे उन दिनों की याद आ गई जब चारों ओर हमारा परचम लहराया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियास लियाम को उस रोबोट में बैठाते हुए उसे कंट्रोल्स बताने लगती है और अब लियाम इसका इंजन स्टार्ट करता है। नियास ने इस रोबोट में ऐसा सिस्टम लगाया है कि इस रोबोट को लियाम के अलावा कोई और चला ही नहीं सकता। फिर लियाम इसे चलाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके कंट्रोल सीखने में उसे काफी वक्त लगेगा। लेकिन इसके बाद लियाम एविड को आगे बढ़ाता है जो देख ब्रियान रोते हुए कहता है, मास्टर लियाम, मास्टर एलिस्टेयर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैसे इसके बाद लियाम एविड को उस बेसमेंट के बाहर लेकर आता है। लियाम के पास बैठी नियास उसे सब कुछ बता रही थी। इस नाइट रोबोट में एक ऐसी भी सेटिंग है कि तुम्हारी विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्ट करेगा। पर क्योंकि नियास लियाम के बहुत करीब थी, लियाम का ध्यान उसी पर जा रहा था। अब उसके दिमाग में कैसे ख्याल आएंगे तुम जानते हो, और इसीलिए ये नाइट रोबोट लियाम की विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ऐसी हरकत करने लगता है। तुम जानते हो ये क्या है। नियास भी ये बात तुरंत समझ जाती है और ये देख मास्टर यासुशी कहता है, लियाम तुम वहाँ मिस नियास के साथ क्या कर रहे हो। ब्रियान भी रोते हुए कहता है कि मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओ मास्टर एलिस्टेयर, ये रोबोट कैसी हरकतें कर रहा है यार, खुद देखो। वही नियास तो लियाम से घबराने लगी है। जिसके बाद गुस्से में बौखलाया हुआ यासुशी लियाम की ये वाली ट्रेनिंग कराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी लियाम अब तक वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाया। इसीलिए लियाम को लगने लगता है कि उसमें टैलेंट ही नहीं है। पर आमाकी उससे कहती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि आप में जरा सी भी कमी, बल्कि मास्टर यासुशी के सिखाने का तरीका ही मुझे गलत लगता है। पर लियाम मन में कहता है कि मास्टर यासुशी के सिखाने का तरीका गलत है। नहीं, शायद मैं ही उस तरीके को अच्छे से समझ नहीं पा रहा। एक मिनट, मैं भूल कैसे गया कि इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और ये तलवार भी बिल्कुल उस नाइट रोबोट की तरह है जिसका इस्तेमाल करते वक्त हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। यानी कि अब मैं तलवारबाजी में मैजिक का भी इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद लियाम हर दिन तलवारबाजी के साथ मैजिक की भी प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे ही एक लंबा वक्त गुजर जाता है। लियाम अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है और यहाँ वो अपने मास्टर यासुशी को अपनी टेक्निक दिखाने वाला है। लियाम अपनी तलवार निकालकर उसे मैजिक के साथ यूज करता है और एक मोटे लकड़े को काट देता है। जो देख यासुशी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। लियाम पूछता है, क्या मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ मास्टर? पर यासुशी मन में सोच रहा था, पास? अरे मैं तो तुमसे झूठ बोल रहा था, पर तुमने तो सच में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यासुशी यहाँ कहता है, लियाम तुमने मेरी टेक्निक सीख तो ली है पर तुम अभी तक इसमें मास्टर नहीं हुए, इसीलिए कोशिश करना कि खुद पर घमंड ना करने लगो। अब यासुशी यहाँ से जा रहा था पर वो अभी भी बहुत घबरा रहा था। अब इसके बाद हम लियाम को अंतरिक्ष में देखते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके बैनफील्ड डोमेन में सिर्फ इनके पास एक ही प्लेनेट बचा है जिस पर कोई कर्जा नहीं है, प्लेनेट माइकी। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस प्लेनेट पर माइनिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल है, पर पायरेट्स इस प्लेनेट पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार हमारी सेना पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए लियाम ने तय किया है कि वो उन पायरेट्स से जाकर लड़ाई करेगा। और यहाँ पर आमाकी उसे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताती है और फिर लियाम कहता है, अब मैं जाकर उस प्लेनेट को बचाऊंगा। और जब ब्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है लियाम कहता है कि मेरी चीजों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिसके बाद लियाम अपने नाइट रोबोट एबेट में बैठ जाता है। आमाकी कहती है, मास्टर हम आपको उस प्लेनेट पर लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद लियाम को उस प्लेनेट पर लॉन्च कर दिया जाता है। लियाम तेजी से इस प्लेनेट पर आता है जहाँ पर पायरेट्स हमले किए जा रहे थे और लियाम की सेना यहाँ हार रही थी। पर अचानक ही आसमान से इन पर हमला होता है और अगले ही पल में लियाम यहाँ आ जाता है। वो इन पायरेट्स के रोबोट्स को खत्म करने लगता है। जब दो रोबोट्स उस पर हमला करने आते हैं वो एक ही बार में उन दोनों को काट देता है। दोस्तों लियाम अपने मन की आंखों से अपने पीछे भी देख सकता है। जिसके बाद लियाम एक बाजूका सम्मन करता है। यह है राइफल बीम और वो इससे इन पायरेट्स पर हमला करता है।
और बहुत तेजी से बहुत सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। और क्योंकि लियाम के पास इतने खतरनाक हथियार थे, इसीलिए पायरेट्स डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ लियाम पर हमला करेंगे। लेकिन लियाम यहाँ पर अपनी वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का यूज करता है और बहुत दूरी से ही एक ही बार में बहुत सारे रोबोट्स को काट देता है। इन्हें समझ नहीं आता कि इतनी दूरी से भी इन पर हमला कैसे हो गया, इसीलिए ये यहाँ से भागने लगते हैं। पर लियाम अब अपने आखिरी हमले का यूज करता है, द रॉकेट पंच, और उसके ऐसा करते ही एक बहुत ही बड़ा मुक्का सम्मन होता है और ये बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह लग रहा है। और इसके बाद ये रॉकेट पंच दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लियाम कहता है कि ये कैसा रॉकेट पंच है, ये पंच कम और मिसाइल ज्यादा है। सो नियाज कहती है पर इस तरह ये और भी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी अमागी बताती है कि वो सिर्फ 10% पायरेट्स को ही कैप्चर कर पाए हैं, बाकी 30% खत्म हो गए और 60% भाग निकले। लियाम कहता है कोई बात नहीं, फिर भी तुमने बहुत अच्छा काम किया। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में पायरेट लीडर गुआस कहता है कि क्या हमारे आदमी हार कर वापस आ गए हैं? अरे उन्हें भागने की बजाय वहीं युद्ध भूमि पर अपनी जान दे देनी चाहिए थी। अब लोगों की नजरों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हम दुश्मन से डरकर भाग आए? नहीं, जितने भी पायरेट्स भाग कर आए हैं उन सभी को खत्म कर दो। और अब मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़े मजे कर लेने चाहिए। और यहाँ पर हमें ये एक इंसान देखने को मिलता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसके बाद हमें लियाम की स्पेसशिप दिखाई जाती है। अमागी कहती है मास्टर, मैं आपको बधाइयाँ देना चाहती हूँ क्योंकि आप अपनी पहली लड़ाई में विजयी हुए हैं। दोस्तों, लियाम ने अपने प्लेनेट माइकी को पायरेट्स के चंगुल से बचा लिया है। साथ ही उन्हें पायरेट्स की जो शिप मिली है अब उन पर भी इन्हीं का अधिकार होगा। लेकिन दोस्तों, लियाम को पायरेट्स की शिप से कोई खजाना नहीं मिलता, लेकिन ये शिप कई प्रकार के कीमती धातुओं से बनी है। मगर फिर भी इस पर लियाम का जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उसे तो हीरे जवाहरात चाहिए थे। सो अमागी उसे बताती है कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती ओरिकैल्कम एंड स्कारलेटाइट जैसे मेटल्स होते हैं। लेकिन फिर भी लियाम कहता है कि नहीं, उसे ऐसी मेटल्स नहीं बल्कि सोना चाहिए। ब्रियान बताता है कि उस पायरेट शिप में थोड़ा बहुत सोना भी था। सो लियाम कहता है कि उस सारे सोने को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर दो और बाकी की जो कीमती धातुएं हैं उनसे हथियार बनवा लो। सो ब्रियान बताता है कि इनके बैनफील्ड डोमेन में कोई भी माहिर हथियार बनाने वाला नहीं है। लेकिन तभी अमागी लियाम को एक इशू के बारे में बताती है। इस वक्त बैनफील्ड हाउस के पास मुश्किल से 10,000 बैटल शिप्स होंगी, लेकिन इन सभी में से 30% बैटल शिप्स पर हमेशा रिपेयरिंग का काम चलता रहता है और ये सिर्फ 2000 बैटल शिप्स का ही इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए पायरेट्स की नजरों में बैनफील्ड हाउस एक शक्तिहीन नोबल्स का घराना है। लेकिन लियाम ने नाइट रोबोट एविड में बैठकर पायरेट्स को बहुत बुरी तरह से धूल चटाई है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इनकी 70% बैटल शिप्स सिर्फ और सिर्फ कबाड़ है। इसीलिए अमागी सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम उन सभी बैटल शिप्स को नष्ट कर दें जो काम की नहीं है। जो सुन ब्रियान कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी घराने की ताकत का फैसला ये बात करती है कि उनके घराने के पास कितनी सारी बैटल शिप्स हैं। सो लियाम कहता है लेकिन उन चीजों पर पैसे लगाने का क्या फायदा जिनसे हमें कुछ प्रॉफिट ही ना हो। तभी अमागी कहती है कि हमें पायरेट्स के पास से जो रेयर मटेरियल्स मिले हैं हम उन्हें बेचकर अच्छी खासी मात्रा में ऐसी सेकंड हैंड बैटल शिप्स खरीद सकते हैं जो हमारी खराब बैटल शिप से बेहतर हालत में रहेंगी। ब्रियान तो इसके लिए साफ तौर पर मना कर देता है, पर लियाम को अमागी की बातें बिल्कुल सही लगती हैं। वो अमागी से उसका काम करने को कहता है। अगले सीन में हम नियाज को देखते हैं जो सभी को अपनी 7th वेपन फैक्ट्री की नई बैटल शिप दिखाने वाली है। और ये है वो लाजवाब बैटल शिप जिसकी काबिलियत दूसरी बैटल शिप से कहीं ज्यादा है और इसे नई टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। अगर आपको हमारी ये नई बैटल शिप पसंद आई हो तब प्लीज इसे खरीदने के बारे में जरूर सोचिएगा। जिसके बाद हमें 3rd वेपन फैक्ट्री की फर्स्ट ल्यूटिनेंट यूलिसिया मोरिसेल दिखाई जाती हैं। और इसके बाद ये मोहतरमा भी अपनी 3rd वेपन फैक्ट्री द्वारा बनाई गई इस बैटल शिप को दिखाती हैं, जिसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा शानदार है। यहाँ तक कि इसे इंपीरियल डिजाइन अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स मिले हैं और अंदर से ये शिप बहुत ही ज्यादा आलीशान है, बिल्कुल किसी रिसोर्ट की तरह। और इसके कंसोल पैनल्स को 3000 साल पुरानी लकड़ी से बनाया गया है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। और इस शिप में लगे वेपन्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि आप आसानी से अपने दुश्मनों को हरा देंगे। इसीलिए प्लीज आप इसे खरीदने के बारे में जरूर सोचिएगा। जिसके बाद एलग्रांड एम्पायर के रॉयल नाइट कमांडर 3rd वेपन फैक्ट्री द्वारा बनाई गई बैटल शिप को खरीदने का फैसला करते हैं। लेकिन ये बात सुन नियाज पूछती है कि हमारी बैटल शिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे क्यों नहीं खरीद रहे।
सो यूलिसिया यहाँ कहती है कि किसी बैटलशिप को सिर्फ इसीलिए खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये बात भी बहुत मायने रखती है कि बैटलशिप की बनावट कैसी है। सो नियाज कहती है कि ताकत के मामले में हमारी बैटलशिप तुम्हारी बैटलशिप से ज्यादा बेहतर है, जिस पर यूलिसिया कहती है कि किसी बैटलशिप की ताकत सिर्फ बैटलशिप पर नहीं बल्कि उसे चलाने वाले पर भी निर्भर करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि 7th वेपन फैक्ट्री से 3rd वेपन फैक्ट्री आगे निकल चुकी है। अब वापस आते हुए नियाज कहती है कि हमारी बैटलशिप की बैटल कैपेबिलिटीज तुम्हारी बैटलशिप से ज्यादा बेहतर हैं। सो यूलिसिया कहती है लेकिन जब तक तुम्हारी बैटलशिप्स को कोई खरीदेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये हमारी बैटलशिप से ज्यादा बेहतर हैं। जिसके बाद हम नियाज को देखते हैं जो कि यूलिसिया पर, मेरा मतलब उसके इस इल्यूजन पर अपना गुस्सा उतार रही थी और इसके बाद वो सोचने लगती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक इनकी बैटलशिप को कोई खरीदेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि इनकी बैटलशिप ज्यादा बेहतर है। लेकिन तभी उसके जहन में लियाम आता है। जिसके बाद हम इन महाशय को देखते हैं। मैं गाइड हूँ और मुझे नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करना बहुत पसंद है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और यहाँ वो अपने इस लेवल को पार करने ही वाला है, लेकिन गलती से उसकी बिल्ली सारा गुड़ गोबर कर देती है जिससे बेचारे को आघात पहुँचता है और इसका ये नेगेटिव इमोशन खाकर गाइड को बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ गाइड और मैं इंसानों के नेगेटिव इमोशंस खाकर जिंदा रहता हूँ और अब तक तो उसके भी नेगेटिव इमोशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। आखिर उसके ऊपर इतना सारा कर्जा जो है, उसके नेगेटिव इमोशंस खाने में मजा आएगा। लेकिन लियाम के राज्य में पहुंचकर गाइड बहुत हैरान होता है क्योंकि लियाम के राज्य में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। जैसा गाइड को लगता था उसका टोटल उल्टा हुआ है। उसे लगता था कि लियाम पहले से ही बर्बाद था, अब और बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन यहाँ तो तरक्की हो रही है। और उस आदमी का क्या हुआ जो लियाम का टीचर बनकर आया था? वो तो एक कमीना था जो लियाम को बेवकूफ बना रहा था। जिसके बाद हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये ताऊ और आदमी हमेशा की तरह बातें कर रहे थे कि इनके लॉर्ड लियाम ने कुछ पायरेट्स को पकड़ा है। सच में हमारा राज्य कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। मगर दोस्तों यहीं पर यासुशी था जो शराब पी रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस टेक्निक के बारे में उसने लियाम से झूठ बोला था, आखिर लियाम ने वो टेक्निक असल में परफॉर्म कैसे कर ली। ये मोहतरमा यहाँ पूछती हैं, आप तो बहुत खुश होंगे ना कि आपका स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि वो लड़का मामूली नहीं है। अदृश्य होकर गाइड भी यहाँ इनकी बातें सुन रहा था। जिसके बाद हम लियाम को देखते हैं जो द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो यहाँ आमागी से पूछता है, क्या मैं अब तक मास्टर यासुशी के लेवल के थोड़े भी नजदीक पहुँच पाया हूँ? वो कहती है, मुझे लगता है कि आप यासुशी के जितने ही बेहतर हैं। लेकिन लियाम कहता है कि नहीं, मेरे मास्टर कमाल के हैं। मैं तो एक ही बार में बस 4 लकड़ों को काट पाया, लेकिन वो एक ही बार में 100 को काटने की काबिलियत रखते हैं और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके लेवल तक पहुँच कर दिखाऊंगा। यही सब देख गाइड हैरान होता है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। दूसरी ओर लियाम सोच रहा था कि जब सब उसे छोड़कर चले गए और उसे पता चला कि उस पर इतना कर्जा है, तब उसे लगा कि उसकी ये जिंदगी भी बहुत बेकार होने वाली है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अब धीरे धीरे सारी चीजें सही होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि यही होना मेरी किस्मत में लिखा था और मैं इन सब का श्रेय गाइड को देना चाहूंगा जिसने मुझे इस दुनिया में रीइंकार्नेट किया। लेकिन दूसरी ओर गाइड तिल तिल करके तड़प रहा था। अरे उसने सोचा था कि वो लियाम की जिंदगी बर्बाद कर देगा और फिर आराम से उसके नेगेटिव इमोशन खाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो रहा है। गाइड कहता है, मैंने तो उसे इस दुनिया में दर बदर भटकने के लिए रीइंकार्नेट किया था, लेकिन उसकी जिंदगी में इतना सुकून कैसे है? चाहे कुछ हो जाए मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करके रहूंगा। दूसरी ओर आमागी लियाम से कहती है कि मास्टर, हम इंपीरियल फ्लीट की यूज हुई बैटलशिप्स को खरीद सकते हैं क्योंकि वो नई बैटलशिप्स खरीद रहे हैं, इसीलिए वो हमें अपनी पुरानी बैटलशिप्स बेचने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। हमें उनके ऐसे सोल्जर्स जो रिटायर होने वाले हैं या फिर जो विकलांग हो चुके हैं उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन आमागी को यहाँ लगता है कि वो सोल्जर्स इनके बहुत काम आ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए लियाम अब उनकी शर्त मान लेता है। लेकिन ये सब जानने के बाद गाइड यहाँ अब एक चाल चलने वाला है। वो ऐसे सोल्जर्स को भेजेगा जो ईमानदारी की राह पर चलते हैं और जब वो लियाम को गलत काम करते हुए देखेंगे तब वो युद्ध छेड़ देंगे। दूसरी ओर हम यासुशी को देखते हैं जिन्हें अत्यधिक शराब पीने की वजह से हैंगओवर हो रहा था, लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये तुरंत अच्छे से बैठ जाती हैं। इनसे मिलने के लिए नियास आई है। जिसके बाद नियास इनसे कहती है
मास्टर यासुशी, आपने इतने कम वक्त में मास्टर लियाम को एक माहिर योद्धा बना दिया है। आप सच में कमाल के हैं। नियाज की बातों से यासुशी को लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है, शादी की बात करने आई है शायद। लेकिन नियाज तो यहाँ अपने काम की वजह से आई है, ताकि यासुशी के कहने पर लियाम नियाज की बात सुने। यासुशी यहाँ कहता है, तुम मुझसे क्या कहने आई हो, साफ साफ कहो। क्योंकि यासुशी को तो ये लग रहा था कि नियाज उसे प्रपोज करने वाली है। वहीं नियाज यहाँ सोचती है कि अगर वो मास्टर यासुशी से अपना काम करवाना चाहती है तब उसे मास्टर यासुशी को खुश करना होगा। नियाज कहती है, मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो यासुशी को पक्का यकीन हो जाता है। यासुशी तो बच्चों के नाम तक सोच लेता है। अब यहाँ झुककर नियाज पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। यासुशी कहता है, तुम्हें एक टाइट स्कर्ट पहननी चाहिए, छोटे काले रंग की स्कर्ट जो कि किसी भी मर्द का ध्यान टगमगा दे। दोस्तों, यहाँ पर मास्टर यासुशी ने फ्लो में आकर वो सारी बातें बता दी हैं जो इनके दिल में जवानी से दबी हुई हैं। और अब यहाँ नियाज कहती है, मुझे राह दिखाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद नियाज आती है लियाम से मिलने के लिए एक ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनकर। अब नियाज को इतने तड़कते भड़कते अंदाज में देखकर लियाम कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे कुछ बेचने के लिए आई हो, क्या बेचना है। नियाज कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी लेटेस्ट बैटल शिप खरीदें। और लियाम साफ तौर पर इनकार कर देता है, क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले ही इंपीरियल नाइट्स की यूज्ड बैटल शिप्स खरीद ली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नियाज यहाँ से जाती नहीं और अपनी बैटल शिप लियाम को दिखाने लगती है। लियाम कहता है कि तुम इन्हें इंपीरियल नाइट्स को क्यों नहीं बेच देती। नियाज बताती है कि इंपीरियल नाइट्स ने इन्हें खरीदने से मना कर दिया और अगर आप इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो हम इन्हें आपको बहुत सस्ते में बेच देंगे। लियाम कहता है, मुझ पर पहले ही बहुत कर्जा है। लेकिन तभी नियाज अपने अल्टीमेट वेपन अपनी पाउडी का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये हरकतें देख लियाम को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। उसकी बीवी किस तरह अट्रैक्टिव अंडरगारमेंट्स पहनती थी लियाम के बॉस के साथ अफेयर करने के लिए। नियाज बहुत प्यार से कहती है कि मेरी ओर देखो ना। भाई, ये लड़की अपना पूरा फिगर दिखा रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। लेकिन हमारा लियाम तो ठहरा सख्त लौंडा, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नियाज की ऐसी हरकत से बचने के लिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बैटल शिप खरीदने को तैयार हूँ। आमागी चेक करने लगती है कि इनका बजट कितना है। मास्टर, हम 300 बैटल शिप्स तक खरीद सकते हैं। ये बात सुन नियाज बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से बेचारी गिर पड़ती है। यही देख लियाम कहता है, ये खूबसूरत तो है पर बेवकूफ भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नियाज किसी को बता रही थी कि अब इनकी 300 बैटल शिप्स बिक जाएंगी। नियाज कहती है कि उसने अपनी सेडक्शन पावर का यूज किया है। और दोस्तों, ब्रियान छुपकर यही सब सुन रहा था। क्या मास्टर लियाम आप इस हनी ट्रैप में फंस गए? और वहीं खड़ा यासुशी ये सुन मन में कहता है कि इस नियाज ने वो सारी चीजें लियाम के साथ की और इसी वजह से अब वो गुस्से की आग में चलने लगता है। दूसरी ओर लियाम तो अपना टाइम मस्त एंजॉय कर रहा था। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि काफी सारी बैटल शिप्स सम्मन होकर आ रही थी। दोस्तों, ये वही 300 बैटल शिप्स हैं जिनका ऑर्डर लियाम से नियाज ने लिया था। तभी ब्रियान आकर बताता है कि इंपीरियल नाइट से इन्होंने जो सेकंड हैंड बैटल शिप्स खरीदी थी वो भी डिलीवर होकर आ चुकी हैं। जिसके बाद आमागी बताती है कि इंपीरियल नाइट्स ने हमें क्वांटम इनवॉइस भेजी है, इसीलिए अब लियाम को इस पर अपने क्वांटम सिग्नेचर कर देने चाहिए। लियाम कहता है, क्वांटम अंगूठा लगा दूं चलेगा? लेकिन यहाँ बेचारे लियाम का ये क्वांटम मजाक नहीं चलता। अगले सीन में हम यासुशी को देखते हैं जिसे लियाम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियाम ने नियाज को उसके साथ वैसी हरकतें करने के लिए मजबूर किया होगा। आखिर वो उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जिस पर मेरा दिल आ चुका है? और इसीलिए यासुशी गुस्से में कहता है, इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। यही सब देख गाइड कहता है, बिल्कुल सही, उसे कभी माफ मत करना। वो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम उसके साथ कितना बुरा करोगे। दूसरी ओर अंतरिक्ष में हम लियाम को 7th वेपन्स फैक्ट्री की इस नई बैटल शिप में देखते हैं जिसका नाम है द ऐश वाइपर। इस बैटल शिप को अंदर से देख लियाम कहता है, वास्तव में ये इतनी ज्यादा लग्जरियस नहीं है। सो नियाज कहती है, लग्जरियस होने के अलावा इस बैटल शिप में सारी खूबियां हैं। एक बार इस बैटल शिप के फ्यूल की टंकी पूरी भरवाने के बाद आप 5000 स्पेस क्रूज का सफर तय कर सकते हैं। इसके अलावा वो उसे और भी कई सारी बातें बताती है और फिर कहती है, अब हमें आखिर में बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है और उसके बाद तो आप इन्हें भी दबा सकते हैं। लेकिन लियाम को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नियाज कहती है, मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। क्या आप मुझे कुछ पायरेट शिप्स दे सकते हैं? वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं।
नियाज कहती है कि प्लीज थोड़ी तो दे ही दीजिए, लेकिन आमागी यहाँ लियाम को एक सजेशन देती है, एक सौदे का सजेशन, और नियाज इस सौदे के लिए मान जाती है क्योंकि वो पायरेट शिप्स को अच्छे से स्टडी करना चाहती है कि आखिर पायरेट शिप्स किस टेक्नोलॉजी से बनती हैं। उन्हें बनाने के लिए एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये बात सुन लियाम थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और पायरेट शिप्स में जाने का फैसला करता है, जिसके बाद ये तीनों आते हैं पायरेट शिप में। दोस्तों, आज नियाज पहली बार किसी पायरेट शिप को इतने नजदीक से देख रही है। दोस्तों, इस पायरेट शिप को चलाने के लिए इस तरह का जहाज वाला कंट्रोलर था। लियाम कहता है कि उसे एक ऐसा ही कंट्रोलर अपनी बैटलशिप में भी चाहिए। नियाज कहती है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। लियाम कहता है अगर एक मर्द को कोई चीज पसंद आ जाती है तब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज उसके काम की है या नहीं, वो उसे हासिल करके रहता है। नियाज देखती है कि शिप का जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं। लेकिन तभी लियाम की नजर किसी चीज पर पड़ती है। आमागी पूछती है कि क्या हुआ मास्टर। लियाम बताता है कि उसने कुछ देखा। तभी फिर से उसकी नजर उसी चीज पर पड़ती है। लियाम उसके पीछे जाता है और वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है। वो अंदर जाकर देखता है कि ये कौन सी जगह है। आमागी बताती है कि ये शायद से नेविगेशन रूम है। लेकिन तभी लियाम के पैरों के नीचे कुछ चमकता है। दोस्तों, ये इस शिप का रिकॉर्डेड डाटा है, यानी अब तक ये शिप जहाँ पर भी गई है इस डाटा में वो जानकारी है। आमागी बताती है कि ये शिप एल्ग्रांड एम्पायर के चारों ओर घूमती रहती है, लेकिन कभी कभार ये एक वार्प गेट के जरिए एम्पायर के बॉर्डर एरिया के अंदर भी चली जाती है और उसके बाद एक छोटे से वार्प गेट के जरिए ये एम्पायर से बाहर भी चली जाती है। और दोस्तों, जिस एरिया में ये पहुंचती है उस एरिया में शुरुआत से ही युद्ध होते आए हैं। और दोस्तों, ये एरिया एम्पायर के कंट्रोल से बाहर का एरिया है। आमागी देखती है कि इन पायरेट्स की ये शिप एक पैटर्न में वार्प गेट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और इनका ये जो पैटर्न है वो काफी अजीब है। लियाम कहता है कि इनके इस पैटर्न में शायद से वो कोई ऐसी जगह है जहां ये पायरेट्स कुछ छुपाए हुए हैं। शायद से वो इन पायरेट्स का ट्रेजर आइलैंड है जहां पायरेट्स अपना कीमती खजाना छुपाते होंगे और इसीलिए लियाम अब इस आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर हमें पायरेट्स बैटलशिप दिखाई जाती हैं, जहां जो पायरेट्स लियाम से बचकर भाग कर आए थे वो अपने बॉस को बताते हैं कि उन पर हमला बेनफील्ड परिवार ने किया था। जो जॉन गोआस कहता है कि उसके पायरेट्स को एक टुच्ची सी नोबल फैमिली ने हरा दिया। हम इस बेनफील्ड परिवार को नष्ट कर देंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना थोड़ी आतिशबाजी हो जाए। और इसके बाद गोआस उन पायरेट्स को खत्म कर देता है जो लियाम से बचकर भाग कर आए थे। जिसके बाद गोआस कहता है सभी शिप्स को पाल्मोनिया वार्प गेट की ओर लेकर चलो। दूसरी ओर हम लियाम और उसकी बैटल शिप्स को देखते हैं और ये सभी डोमस वार्प गेट तक पहुंच चुके हैं और इस वार्प गेट का इस्तेमाल करके ये सभी पाल्मोनिया वार्प गेट तक पहुंचेंगे। मगर तभी आमागी बताती है कि डोमस वार्प गेट इन्हें अंदर नहीं आने दे रहा। तभी एक ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस वार्प गेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको टोल फी देनी पड़ेगी। 7000 बैटल शिप्स को पाल्मोनिया गेट तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा टोल फीस लगेगी। और दोस्तों, क्योंकि बेनफील्ड परिवार बहुत ज्यादा कर्जे में था, इसीलिए ये ऑफिसर इन्हें एडवांस में पैसे देने को कहते हैं और अगर उनके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, तो इन्हें किसी जानी मानी हस्ती से अपने लिए एक लेटर लिखवा कर आना होगा। लेकिन आमागी बताती है कि इस वक्त इनके पास ऐसी कोई भी जानी मानी हस्ती नहीं है जो इन पर भरोसा करती हो। लियाम कहता है हम वापस लौटते ही टोल फी दे देंगे, लेकिन ऑफिसर कहता है कि एक बार अंदर जाने के बाद अगर तुम सब पर पायरेट्स ने हमला कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लियाम कहता है कि हमें दूसरी ओर जाना ही होगा क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मेरा बहुत खर्चा हो चुका है। जिसके बाद लियाम डिसाइड करता है कि वो उस ऑफिसर के साथ एक मीटिंग करेगा। दूसरी ओर सभी पायरेट्स पाल्मोनिया वार्प गेट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ गोआस एक ऑफिसर से कहता है हमें डोमस वार्प गेट तक पहुँचना है, जिसके लिए वो ऑफिसर मान जाता है और अपनी पेमेंट करने के बाद गोआस की सभी बैटल शिप्स वार्प गेट के अंदर जाने लगती हैं। दूसरी ओर लियाम इन महाशय के साथ मीटिंग करने के लिए आ चुका है। ऑफिसर कहता है तो आप यहाँ पर पैसे देने आए हैं? लियाम कहता है मैंने बोला ना, हम वापस आते ही पेमेंट कर देंगे। लेकिन ऑफिसर कहता है कि पेमेंट के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। लियाम नाटक करके कहता है मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऑफिसर कहता है इतनी सारी बैटल शिप्स के साथ माँ को देखने के लिए जाना है। लियाम कहता है कि वो अपनी माँ को दिखाना चाहता है कि उसने अपने शासन काल में कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बाद भी वो ऑफिसर नहीं मानता। लियाम कहता है अरे प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। लेकिन तभी ऑफिसर को एक मैसेज मिलता है।
इसीलिए उसे अर्जेंट में जाना पड़ता है। लियाम सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे फिर से कुछ महसूस होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स थे वो पाल्मोनिया वार्प गेट को डोमस वार्प गेट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, जिससे पायरेट्स की बैटलशिप्स आसानी से यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती हैं और ये सभी जा रहे हैं बेनफील्ड परिवार को खत्म करने के लिए। दोस्तों, ये सभी बैटलशिप्स डोमस वार्प गेट तक 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगी, लेकिन 30 मिनट के बाद इनका आमना सामना लियाम की बैटलशिप्स के साथ होगा, क्योंकि डोमस वार्प गेट के सामने लियाम की बैटलशिप्स हैं, यानी कि ये सभी पायरेट्स सीधा एक कमजोर नोबल फैमिली के सामने अपीयर होंगे, जिसके बाद जो होगा वो हम सब जानते हैं। ये ऑफिसर कहता है, हम नहीं जानते कि अभी अभी वार्प गेट का यूज करके कौन कहाँ गया, अब हमारे ब्रेक का टाइम है, इसलिए अब जो होगा वो भी हम कुछ नहीं देखने वाले। जिसके बाद सभी ऑफिसर्स इस कंट्रोल रूम से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही इस कमरे में लियाम आ जाता है, जो उस कुत्ते जैसी परछाई का पीछा करते हुए यहाँ आ पहुँचा है। लियाम देखता है कि डोमस गेट पाल्मोनिया गेट से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उन ऑफिसर्स ने उसकी मदद करने के लिए इन गेट्स को सीक्रेटली जोड़ दिया है और वो सभी यहाँ से इसीलिए चले गए हैं ताकि यहाँ जो हुआ वो उन्होंने देखा ही नहीं, वो ऐसा नाटक कर सकें। लेकिन वो देखता है कि ऑफिसर्स ने पाल्मोनिया गेट को डोमस गेट से जोड़ा है, ना कि डोमस को पाल्मोनिया से। शायद से उनसे गलती हो गई होगी, इसीलिए लियाम गलती सुधारने लगता है और उसके ऐसा करने से पायरेट्स के इस डायमेंशनल रास्ते पर इन्हें दिक्कत होने लगती है और फिर आधे रास्ते में ही पायरेट्स के डायमेंशन रास्ते की दिशा बदल दी जाती है और तभी अमागी लियाम को वापस आने को कहती है, क्योंकि इन्हें एक हस्ती से एक लेटर मिल चुका है। लियाम आकर पूछता है कि इनकी मदद आखिर किस नोबल ने की। अमागी बताती है कि इनकी मदद किसी नोबल ने नहीं बल्कि नियास ने की है, क्योंकि लियाम ने 7th वेपन्स फैक्ट्री की बहुत मदद की है। लियाम कहता है, मदद के लिए शुक्रिया अमागी, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद लियाम की सारी बैटलशिप्स आगे बढ़ना स्टार्ट होती हैं। ये सभी डोमस गेट के जरिए पाल्मोनिया गेट तक पहुंच जाते हैं। सभी शिप्स के पाल्मोनिया गेट से बाहर निकलते ही ये ट्रेजर आइलैंड की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी ओर काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी गोवास की बैटलशिप्स अब तक डोमस वार्प गेट तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी बैटलशिप्स भी वार्प गेट से बाहर निकल आती हैं। लेकिन दोस्तों, ये डोमस वार्प गेट नहीं होता, ये सभी गलती से पहुंच चुके हैं इंपीरियल नाइट्स के ट्रेनिंग स्पेस में, जो बाद जान गोवास के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर लियाम की सभी बैटलशिप्स शॉर्ट डिस्टेंस वार्प गेट का यूज करके ट्रेजर आइलैंड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंचते हैं। और दोस्तों, ये लोग पहुंच चुके हैं ट्रेजर आइलैंड पर। हाँ, यही है इनका ट्रेजर आइलैंड, लेकिन यहाँ पर लगभग 20,000 पायरेट शिप्स मौजूद हैं और लियाम के पास बस 7,000 बैटलशिप्स हैं। पर क्योंकि ये लोग अचानक ही यहाँ आ पहुंचे हैं, तो ये लोग उन पायरेट्स के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद सारी की सारी बैटलशिप्स अपनी कैनन्स को रेडी करती हैं और ये पायरेट्स की शिप्स के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देती हैं। और इसके बाद लियाम भी अपने नाइट रोबोट एविड में बैठकर लड़ने के लिए लॉन्च हो जाता है और वो आते ही पायरेट्स के नाइट रोबोट पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर मिसाइल से हमला करता है और उसके बाद वो इस्तेमाल करता है अपने रॉकेट पंच का, जिससे कई सारे रॉकेट पंच निकलकर सीधा पायरेट्स की शिप पर हमला करते हैं। यहाँ लियाम काफी सारे मल्टीपल अटैक कर रहा था, जिससे शायद पायरेट्स की मेन बैटलशिप टूट जाती है। देखकर लगता है कि शायद सभी पायरेट बैटलशिप्स तबाह हो चुकी हैं और अब जो भी टुच्चे मुच्चे नाइट रोबोट्स बचे हैं उन्हें खत्म करने के लिए लियाम अपनी सेना के नाइट रोबोट्स को भेज देता है। और अब लियाम कहता है, चलो अब अपनी ट्रेजर हंटिंग शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें क्रिस्टियाना का पास्ट दिखाया जाता है, जहां होली किंगडम ऑफ लीवे में क्रिस्टियाना एक मिशन के बाद लौटी है। उसके माता पिता उसका स्वागत करते हैं। क्रिस्टियाना बताती है कि उसने सक्सेसफुली स्पेस पायरेट्स को इनके किंगडम से दूर भगा दिया है, जो सुन महाराज और महारानी यानी कि उसके माता पिता उसकी तारीफ करते हैं। तभी उसका भाई कहता है, तुम तो मुझसे भी बहुत आगे निकल रही हो मेरी प्यारी बहन। क्रिस्टियाना हंसते हुए कहती है, आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप तो होने वाले महाराज हो। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आकर कहती है, दीदी मैं भी आपकी तरह एक प्रिंसेस नाइट बनना चाहती हूँ, आप मुझे तलवारबाजी सिखाओगे ना। वो कहती है, हाँ बिल्कुल मैं सिखाऊंगी, और वो इसका वादा भी करती है। लेकिन अगले ही पल में क्रिस्टियाना की आंखों के सामने उसका पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। पायरेट्स ने उसके पूरे प्लेनेट पर तबाही मचा दी है। उनका जो महल है वो भी पायरेट्स के हमलों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा
और तभी इनके महल पर हमला हो जाता है, जिससे पूरा महल तबाह हो जाता है और इन सब की आंखों के सामने इनका पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका था। और इसी तरह क्रिस्टियाना की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाता है। और यही देख गोवास बहुत हंसता है। और इसके बाद हमें इसी ट्रेजर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों, इस जगह पर प्रिंसेस क्रिस्टियाना और उसकी बैटलशिप की सभी लड़कियों को कैद करके रखा गया है। इन लड़कियों की हिम्मत तो पूरी तरह से टूट चुकी है। सो क्रिस्टियाना उन्हें हिम्मत देते हुए कहती है, हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन तभी वहाँ गोवास आकर कहता है, चलो शुरू करते हैं। क्रिस्टियाना कहती है, मैं एक प्रिंसेस हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत होगी तो तुम बाकी सबको छोड़ क्यों नहीं देते। पर गोवास कहता है, अगर मुझे तुम सबको मारना ही होता तब मैं तुम सबको यहाँ क्यों लाता। लेकिन तुम्हारी बात सुन, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, इसीलिए मैं उनमें से एक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम चुनो, तुम किसे छुड़वाना चाहती हो। वैसे जल्दी करना, क्योंकि ये ऑफर बस लिमिटेड टाइम के लिए है। सो अब यहाँ क्रिस्टियाना एक लड़की की ओर देखती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। क्रिस्टियाना कहती है, तुम तो उसे छोड़ने वाले थे ना। गोवास कहता है, पायरेट्स अपनी जुबान के पक्के नहीं होते। और इसके बाद ये पागल सा साइंटिस्ट काफी सारे खतरनाक औजारों के साथ उस लड़की पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। क्रिस्टियाना कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो साइंटिस्ट उस लड़की के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। क्रिस्टियाना चिल्लाकर कहती है कि प्लीज रुक जाओ। गोवास कहता है, अगर मैं अभी रुका तो उसकी जान चली जाएगी। और ये बात सुन क्रिस्टियाना उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनते हुए बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उस साइंटिस्ट ने उस लड़की के साथ क्या कर दिया है। ये देख क्रिस्टियाना के होश उड़ चुके हैं। गोवास कहता है, अरे ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम सबको अपने वफादार पेट्स में बदल दूंगा। क्रिस्टियाना पूछती है, आखिर तुम इतनी वाहियात चीजें क्यों कर रहे हो। गोवास कहता है, मजा आता है इसमें, कमजोरों को मौत से बदतर जिंदगी जीते हुए देखना अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद वो क्रिस्टियाना को भी इस कुर्सी पर बैठा देता है। क्रिस्टियाना बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और जैसे ही वो डॉक्टर वहाँ आता है, क्रिस्टियाना रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। गोवास कहता है, क्यों, क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो बड़ी हिम्मत दिखा रही थी। जिसके बाद वो डॉक्टर क्रिस्टियाना के कपड़े फाड़ने लगता है। और दोस्तों, शुरुआत से ही गोवास क्रिस्टियाना को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए देखना चाहता था। इसीलिए उसने पहले इस लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया, ताकि उस लड़की को ऐसी हालत में देख क्रिस्टियाना की हिम्मत टूट जाए। गोवास कहता है, तुम इसकी आंखें निकाल कर इसके हाथों पर लगा देना, ताकि इसके साथ जो भी हो ये सब कुछ देख पाए। और तुम सब भी जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। और इसके बाद वो डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब लियाम ने पायरेट्स के ऊपर हमला कर दिया था। और यहाँ हम इस खौफनाक हालत में प्रिंसेस क्रिस्टियाना को देखते हैं। और यहाँ क्रिस्टियाना बार बार यही कह रही थी कि प्लीज मुझे मार दो। डॉक्टर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कैप्टन की फेवरेट हो, अभी तो तुम्हें उन्हें और भी एंटरटेन करना है। पर क्योंकि लियाम ने पायरेट्स के ऊपर हमला कर दिया था, तो अब उसका असर चारों ओर दिखाई दे रहा है। बाकी के साइंटिस्ट इसे बताते हैं कि इन पर एक सरप्राइज अटैक हो गया है। ये कहता है, अब हम क्या करेंगे, कैप्टन गोवास भी यहाँ नहीं है। दूसरी ओर लियाम पायरेट्स के नाइट रोबोट्स को खत्म किए जा रहा था। बहुत ज्यादा तबाही मचाने के बाद लियाम को पता चलता है कि उन्होंने लगभग सभी पायरेट्स नाइट रोबोट्स को हरा दिया है। लियाम कहता है, चलो अब खजाना ढूंढते हैं। मगर तभी फिर से पल भर के लिए उसे कुत्ते का साया नजर आता है। इसीलिए अब लियाम उसी ओर जाने लगता है। हम देखते हैं कि इस डॉक्टर और इसके सभी साथियों को लियाम के लोग पकड़ लेते हैं। ये बताता है कि इस जगह पर सिर्फ कैप्टन गोवास के पेट्स हैं। लियाम पूछता है, पेट्स, क्या तुम्हारे पास कोई कुत्ता भी है। ये डॉक्टर कहता है, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए उन्हें कुत्ता भी बना सकता हूँ। लियाम को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए अब वो डॉक्टर इन्हें कैप्टन गोवास के पेट्स और अपनी क्रिएशंस दिखाने लगता है। इन्हें जानने को मिलता है कि ये सभी रीमॉडल्ड इंसान हैं, जिन पर उस डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तभी लियाम की नजर भी प्रिंसेस क्रिस्टियाना पर जाती है। डॉक्टर बताता है, ये मेरी सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। लेकिन उस डॉक्टर की बातें सुन लियाम को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है, और इसीलिए वो उस डॉक्टर को मार देता है। लेकिन तभी क्रिस्टियाना कहती है, तुम शायद मेरी बात नहीं मानोगे, मगर मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। लियाम उसे अपने बारे में बताकर कहता है,
मैंने उस आदमी को मार दिया है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये सुन क्रिस्टियाना कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो, हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो मौत से ज्यादा बदतर है, इसलिए प्लीज हमें मार दो। पर लियाम कहता है मैं तुम सबकी जान बचाऊंगा, पर बदले में तुम्हें ये कर्जा उतारना होगा। लेकिन वो रोते हुए कहती है कि प्लीज हमें मार दो, हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते। लेकिन कोई इन्हें नहीं मारता। ये बंदा पूछता है कि आप सच में इन्हें बचाने वाले हैं? ऐसा करने के लिए आपको उनकी पूरी बॉडी रीजनरेट करवानी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स और बहुत ही एडवांस फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। पर लियाम कहता है उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं उन सब की मदद करूंगा, और कभी कभार अच्छे काम करने में जाता ही क्या है। जिसके बाद लियाम मन में कहता है इनकी मदद करके मैं कोई ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करूंगा जो एक इविल लॉर्ड का होगा, लेकिन फिर भी मैं इनकी मदद करूंगा क्योंकि शायद से ये लोग मेरी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तभी आमागी लियाम को बताती है कि इन्हें पायरेट्स का खजाना मिल चुका है। लो हो गया लियाम के पैसों का इंतजाम जो उन लड़कियों के इलाज में लगेगा। जिसके बाद हम फिर से देखते हैं हेलो गाइस, आई एम गाइड एंड मुझे लोगों के नेगेटिव इमोशंस खाना बहुत पसंद है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपना स्वादिष्ट खाना खाने ही वाला था। बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में वो अपने सारे क्रियाकलाप करता है और थोड़ा सा सॉस डालता है, और ऐसे ही खाने को अच्छे से सजाने के बाद वो उसे चावल पर डालता है। लेकिन फिर वो खाना खाते ही थूक देता है क्योंकि उसने गलती से दूसरा सॉस डाल दिया है। और फिर इसके नेगेटिव इमोशन खाकर गाइड को बहुत अच्छा लगता है। गाइड कहता है लेकिन मुझे ऐसे नेगेटिव इमोशन खाना बहुत पसंद है जो काफी लंबे वक्त से किसी इंसान के अंदर रहे हों, उनका तो स्वाद ही लाजवाब होता है। जिसके बाद हम लियाम को उसके राज्य में देखते हैं। तभी वहाँ नियास आती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लियाम ने पायरेट्स के बेस पर अपना कब्जा कर लिया है, जिससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। लियाम कहता है हाँ, हमने उन पर सरप्राइज अटैक किया था जिस वजह से उन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, और इसीलिए नियास कहती है अब तो आपके पास काफी पैसे हो गए हैं, आप हमारी कुछ बैटल शिप्स क्यों नहीं खरीद लेते। लेकिन लियाम इसके लिए मना कर देता है। दुखी होकर बेचारी नियास रोते हुए कहती है अब आपको मैं सुंदर नहीं लगती है ना, मेरा शरीर आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है ना, मैंने तो आपके लिए वॉर्प गेट से निकलने के लिए लेटर भी लिखा था। और अब इसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से लियाम उसकी बात मान लेता है। तभी आमागी बताती है कि सारा खर्चा निकालकर अगर हम देखें तब हमें पायरेट्स के पास से जो खजाना मिला है उससे हम 5000 बैटल शिप्स खरीद सकते हैं। ये बात सुनते ही नियास ऑर्डर लेकर वहाँ से भाग लेती है। लियाम उसके पीछे जाते हुए कहता है मैं इतनी सारी नहीं खरीदने वाला। वहीं हम यासुशी को देखते हैं जो लियाम से पैसे निकलवाने के लिए आ रहा था, पर तभी वो छुपकर देखता है कि नियास ये कहते हुए जा रही है कि मैंने इस ऑर्डर के लिए अपना शरीर तक दांव पर लगा दिया था। जो सुन यासुशी को बहुत गुस्सा आता है, और इसके बाद वो लियाम के पास पहुंचता है और उसे उसके साथ आने को कहता है। और दोस्तों अब यहाँ पर लियाम को आंखों पर पट्टी बांधकर यासुशी को ये दिखाना होगा कि अब तक उसने क्या सीखा है। तभी यासुशी एक कंट्रोलर की मदद से काफी सारे डिवाइसेस से लियाम पर हमला बोल देता है। यहाँ यासुशी लियाम पर अपना गुस्सा उतार रहा है। लियाम पर यहाँ बहुत तेजी से बहुत सारे हमले हो रहे थे। इतने सारे हमलों के सामने लियाम जरा भी नहीं टिक पाता। तुम्हें क्या लगा लियाम, तुम कुछ पायरेट्स को हराकर महान बन गए हो? ऐसी सोच द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की तौहीन है। लियाम कहता है मास्टर इतने सारे हमलों का मैं सामना नहीं कर सकता। पर यासुशी कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सोचो। जिसके बाद लियाम सोचना शुरू करता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है जिससे उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है। लियाम कहता है मैं समझ चुका हूँ मास्टर। मगर यासुशी मन में कहता है अबे क्या समझ गया तू, मुझे भी तो समझा। जिसके बाद लियाम इन सभी डिवाइसेस के हमलों को उन्हीं के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे इन सारे डिवाइसेस का स्वाहा हो जाता है। जिसके बाद लियाम पूछता है मैंने सही तो किया ना मास्टर? लेकिन मास्टर की हालत तो ऐसी हो गई है। यासुशी सोचता है अगर इसे कभी पता चल गया कि मैं एक भगोड़ा हूँ तब मेरी मृत्यु पक्की है। जिसके बाद यासुशी यहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब से तुम्हें अपनी सारी ट्रेनिंग अपने अनुसार करनी होगी, क्योंकि द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितना सुधारोगे उतना बेहतर होते जाओगे। लियाम कहता है आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते मास्टर। मगर यासुशी कहता है द वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का कोई अंत नहीं है। मैं भी इस सफर में अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा हूँ, इसलिए मुझे भी अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके अलावा अब तुम भी बहुत बेहतर हो चुके हो, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। और यही कहकर यासुशी लियाम को अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है।
और दोस्तों अब लियाम एक मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है यासुशी के अनुसार, मगर असल में यासुशी यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल लिया है। लेकिन लियाम सोचता है इस दुनिया में आने के बाद मेरे साथ सिर्फ अच्छी चीजें हो रही हैं और बुरी चीजों का सामना करने के लिए मुझे हिम्मत भी मिल रही है। शुक्रिया गाइड, शुक्रिया, ये सब तुम्हारी बदौलत हो रहा है। मगर दूसरी ओर गाइड कहता है, अरे ये मेरे बारे में पॉजिटिव तरीके से क्यों सोच रहा है? चाहे कुछ हो जाए लियाम, मैं तुम्हारी जिंदगी दर्द से भर दूंगा। लेकिन दोस्तों लियाम की मदद के लिए इस कुत्ते की स्पिरिट हमेशा उसका साथ दे रही है। मुझे नहीं लगता कि गाइड कुछ कर पाएगा। एपिसोड 8 की शुरुआत में लियाम कह रहा था, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। इस दुनिया में पैदा होते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक इविल लॉर्ड बनूंगा और सभी लोगों को बहुत दर्द दूंगा, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत दर्द सहा है। और यही बात लियाम ब्रियान और आमागी को समझा रहा था, लेकिन वो दोनों ही लियाम की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी अपनी समस्या बताने लगती हैं। लेकिन यहाँ लियाम कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं एक इविल लॉर्ड बनकर अपनी ये जिंदगी खुशी से जीऊंगा। लेकिन इसके बाद वो सोचने लगता है कि उसे एक इविल लॉर्ड बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होंगी, पैसा, ताकत और लड़कियां। इन तीनों चीजों के मिलते ही वो एक इविल लॉर्ड बन जाएगा। ताकत के लिए उसने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक द वे ऑफ द फ्लैश सीख ली है। अब बचे हैं सिर्फ पैसा और लड़कियां। लेकिन तभी आमागी बताती है कि लियाम से मिलने के लिए हैनफ्रे ट्रेडिंग कंपनी के सर थॉमस आए हैं, जिसके बाद हम थॉमस महाशय को देखते हैं, जो लियाम के पास ये खबर सुनकर आए हैं कि लियाम ने काफी सारे स्पेस पायरेट्स को हराया है। लियाम देखता है कि यहाँ पर ये थॉमस महाशय काफी सारा सोना लेकर आए हैं लियाम के लिए ऐसा गिफ्ट। इस सोने को पाकर लियाम बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। लेकिन इसके बाद वो पूछता है, आप यहाँ पर सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए तो नहीं आए होंगे? थॉमस महाशय कहते हैं, वो क्या है कि जिस स्पेस से हम ट्रेड करते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अगर आपकी लगभग 100 बैटलशिप्स ट्रेडिंग के दौरान हमारी रक्षा के लिए उपलब्ध हों, तब ये हमारे लिए काफी बेहतर रहेगा। ये बात सुन लियाम आमागी से पूछता है। वो बताती है कि 100 बैटलशिप्स का इंतजाम करना बहुत आसान है और इस काम के लिए हमारी नई बैटलशिप्स सही रहेंगी। लियाम कहता है, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी भूलिएगा मत। सर थॉमस अगली बार लियाम के लिए और भी सारा सोना लेकर आएंगे। अब लियाम के राज्य से जाते वक्त थॉमस महाशय देखते हैं कि बेनफील्ड डोमेन बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। वो अपनी टैक्स इनकम का ज्यादातर हिस्सा अपने डोमेन के डेवलपमेंट में लगा रहा है। इतनी छोटी उम्र में वो इतने समझदारी भरे कदम उठा रहा है। वो एक बुद्धिमान शासक है, पर ना जाने क्यों इसे हमेशा बस सोना ही सोना चाहिए होता है। दूसरी ओर काफी सारा सोना पाकर लियाम तो काफी प्रसन्न होता है। ब्रियान यहाँ लियाम से पूछता है, आप हमेशा सोने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? लियाम बताता है कि सोना अमीरी की निशानी होता है, जिसके बाद वो ये सोना आमागी को सौंप देता है, लेकिन इस बार सिक्के बनवाने के लिए नहीं, बल्कि कोबान बनवाने के लिए। लियाम सोने का प्रयोग अच्छे काम के लिए करेगा, जैसे वो सोने का बाथटब बनवाएगा जिसमें वो सोने के पानी से नहाएगा। ब्रियान कहता है, आप सोने के पानी से इसीलिए नहाएंगे क्योंकि सोना हाइपो एलर्जिक होता है। लियाम कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वैसे धीरे धीरे बहुत सारा सोना इकट्ठा करके लियाम अपनी ताकत बढ़ा रहा है, यानी कि अब लियाम के पास ताकत भी है और पैसा भी। तो अब बचती हैं सिर्फ लड़कियां। मैं अपने राज्य की अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढूंगा और उन्हें अपना हरेम बनाऊंगा। अगले सीन में हमें लियाम का आलीशान कमरा दिखाया जाता है और ये कमरा लियाम ने अपने सभी प्रकार के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया है। इसके अलावा भी लियाम बहुत सारी बकवास करता है। लियाम इस कमरे में अपने सभी सपनों को जीने वाला है, अपनी हर एक अंट संट ख्वाहिश को पूरा करने वाला है। जैसे इस कमरे में मौजूद स्विमिंग पूल को वो शराब से भरेगा, सभी खम्भों पर मांस लटकाएगा और इस कमरे में अपनी पूरे हरेम की लड़कियां रखेगा। सो तभी आमागी कहती है कि अगर आपने इस कमरे में इतनी सारी शराब रखी, तब ये कमरा शराब की गंध की वजह से बदबू मारने लगेगा, और क्योंकि शराब जल्दी आग पकड़ लेती है तो इस कमरे की वजह से पूरे महल में धमाका भी हो सकता है। लेकिन मास्टर, आप इस पूरे पूल को शराब से भरने के बाद करने के वाले हैं, क्या आप उसे पिएंगे? लियाम बताता है कि नहीं, वो यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर्स लगा देगा। सो आमागी कहती है कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का यूज करने के बाद सिर्फ पानी बचा रह जाएगा और सारी शराब फिल्टर होकर निकल जाएगी। लियाम कहता है कि क्या अगर पूल में से सारी शराब निकल जाएगी तो फिर शराब डालने का फायदा क्या? ब्रियान पूछता है कि क्या आप सच में इस कमरे में मांस लटकाएंगे? लियाम कहता है, आखिर उसमें दिक्कत ही क्या है? सो आमागी कहती है कि आप कैसा मांस यहाँ लटकाएंगे, रॉ या फिर प्रोसेस्ड? अगर आप प्रोसेस्ड मीट लटकाएंगे तो ये जगह बिल्कुल किसी डेलिकेट सैन की तरह लगेगी, और अगर आप रॉ मीट लटकाएंगे तो ये जगह किसी कसाई खाने की तरह लगेगी। लगता है लियाम अपने ये सपने पूरे नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अगर वो इस तरह से इस कमरे में मास्क लटकाएगा तो उसमें जल्दी बैक्टीरिया पड़ जाएंगे और लियाम वैसा मास्क खाकर बीमार पड़ सकता है। लियाम समझ जाता है कि उसके सपनों का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने हरेम के सपने को टूटने नहीं देगा। मैं इस कमरे में बहुत सारी लड़कियां रखूंगा जो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी और उसके ऐसा करने से आमागी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। ब्रियान भी कहता है कि मास्टर लियाम, आप इस परिवार के हेड हैं, साथ ही इस प्लेनेट के शासक भी। आपके पास तो एक हरेम होना ही चाहिए। आपको वैसे भी कितनी सारी चिंताएं रहती होंगी। अगर बहुत सारी लड़कियां आपका ख्याल रखेंगी तो आपकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। लियाम कहता है, लेकिन अगर किसी लड़की ने मुझे अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया तो? ब्रियान कहता है, अरे इसके लिए आपने मिस नियाज से अच्छी वाली ट्रेनिंग ली है ना। लियाम कहता है, उस पागल औरत का नाम मत लो, अभी आ जाएगी 1000-2000 बैटलशिप बेचने के लिए। पर तभी ब्रियान कहता है, मास्टर आपको अपने लिए एक वारिस पैदा कर लेना चाहिए। अगर किसी दिन आपको कुछ हो गया तब मैं छोटे मास्टर की ही सेवा करूंगा। लियाम कहता है, बुढ़े मैं मर जाऊंगा और तू जिंदा रहेगा, दिमाग खराब है क्या तेरा? मगर बाकी बातें कोई भी हो, इस बात से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है कि लियाम अपने लिए एक हरेम बना ले। लेकिन तभी ब्रियान पूछता है, वैसे मास्टर आप कितनी लड़कियों का हरेम बनाने वाले हैं? लियाम सोचता है, 10 लड़कियां काफी रहेंगी, लेकिन मैं तो एक इविल लॉर्ड हूँ। 100 लड़कियां मेरे हरेम में होंगी, 100 लड़कियां। इससे कम में तो मैं मानूंगा ही नहीं। ब्रियान कहता है कि क्या इतनी कम? आमागी बताती है कि जो दूसरे नोबल्स हैं वो अपने हरेम में कम से कम 10,000 लड़कियां रखते हैं और आपको कम से कम 1000 लड़कियां तो रखनी ही चाहिए। लियाम कहता है, ये एआई रोबोट पागल हो गई है, हट, मैं 10 तक पहुंचते पहुंचते मर जाऊंगा। अरे कैप्सूल खाकर 20 तक पहुंच जाऊं, लेकिन 1000? ब्रियान कहता है, अरे इसमें से आप अपने पसंद की लड़की चुन सकते हो शादी के लिए, लेकिन इस वक्त आपके पास एक भी लड़की नहीं है। लियाम कहता है, बुढ़े चश्मा पहनना शुरू कर, ये तुझे आमागी नहीं दिखती जिसे मैंने अपनी पसंद के अनुसार चुना है? लेकिन ब्रियान कहता है कि आपको अपने पास कुछ असली लड़कियां रखनी चाहिए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन लियाम कहता है कि क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। सो ब्रियान कहता है कि कम से कम उन लड़कियों को तो आने दीजिए जो आपके हरेम को ज्वाइन करना चाहती हैं। आप इस प्लेनेट के शासक हैं, आपके साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तरसेगी, और इसके अलावा आप कितने ज्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन लियाम कहता है कि एक इविल लॉर्ड होने के नाते उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी होना ना चाहती हो, क्योंकि जब कोई मेरा होना ना चाहता हो तब उसे अपना बनाने का मजा ही कुछ और आता है। लेकिन हाँ, लुक्स भी बहुत मायने रखते हैं। मैं किसी भी बदसूरत लड़की को अपने हरेम में शामिल नहीं करूंगा। मैं अपने लिए एक ऐसा हरेम बनाऊंगा जो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता हो। जिसके बाद लियाम अपने राज्य में आता है। उसने अपने राज्य में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उसे अपनी सोसाइटी के कस्टम एंड कल्चर्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये पूरी दुनिया ही उसकी है और मैं अपनी इस दुनिया को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाला हूँ। वैसे अब मुझे अपने हरेम के लिए अच्छी मोहतरमाओं को चुनना चाहिए। जिसके बाद लियाम कतई डैशिंग अंदाज में एक मोहतरमा के पास आकर पूछता है, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीने के लिए चलना चाहेंगी? वो लड़की कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ चलना चाहूंगी। लेकिन तभी उस लड़की की नाक पर एक बलून आ जाता है, जो देख लियाम हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ हर एक लड़की की नाक पर एक बलून है। लियाम इन मोहतरमा से पूछता है कि ये नाक पर क्या है। मोहतरमा बताती है कि इसे उन्होंने कल ही खरीदा है, ये ब्रांड न्यू है। लियाम को जानने को मिलता है कि ये बलून नाक पर लगाना आज का फैशन है। जिसके बाद हम लियाम को एक बलून लगाए उसके महल में देखते हैं। शायद से बेचारा सदमे में है। लियाम को इस तरह देख आमागी कहती है, अरे ये तो नोज बलून पैटेट है। इस वक्त ये काफी फैशन में चल रहा है और लड़कियों को ये आइटम बहुत ज्यादा लुभाता है। लियाम पूछता है, जरा बताना कि ये कहाँ से क्यूट और अच्छा लगता है, चूतिया लग रहा हूँ मैं। पर तभी आमागी उससे वो बलून मांगती है जरा पहनने के लिए, लेकिन लियाम उस बलून को फोड़ देता है और फिर कहता है, ये अनाउंस कर दो कि इन बलून्स को बैन किया जाता है। लड़कियों के चेहरे पर इन बलून्स को देख मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद लियाम हमें बताता है कि ये दुनिया कैसी होनी चाहिए थी, जैसे इसका फैशन सेंस। लेकिन यहाँ तो लड़कियों की नाक पर ये बलून्स हैं और इसके अलावा इस दुनिया के बीचेस और पूल्स पर लड़कियाँ ये कैसा स्विम सूट पहनती हैं। दोस्तों जरा देखो, ये फुल बॉडी स्विम सूट इस वक्त फैशन में चल रहा है और ये लियाम के बेनफील्ड डोमेन का यूनिक कल्चर है। लेकिन लियाम का इन फालतू की चीजों की वजह से दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि हम हमारी दुनिया के फैशन को और भी ज्यादा डेवलप करेंगे। आमागी तुम जल्द से जल्द कुछ फैशन डिजाइनर्स और कुछ मॉडल्स को यहाँ बुलवाओ, मैं उन्हें बताऊंगा कि असली फैशन सेंस क्या होता है। लेकिन आमागी बताती है कि किसी मॉडल को बुलाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एलग्रांड एम्पायर के किसी पॉपुलर मॉडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बेनफील्ड डोमेन के एनुअल बजट से भी ज्यादा होता है। जो सुन लियाम कहता है, ठीक है हम ये काम बाद में करेंगे।
सबसे पहले हम मेरे डोमेन की खूबसूरत लड़कियों को यहाँ लाएंगे। उनके यहाँ आने के बाद मैं उनके फैशन सेंस को अपने अनुसार बदल दूंगा। जाओ अमागी जाओ और मेरे डोमेन की खूबसूरत लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। सो अमागी बताती है कि इस वक्त इनके मेंशन में जितनी भी लड़कियाँ काम कर रही हैं वो इनके डोमेन की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं। मास्टर, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए स्टाफ में से किसी को बुला सकती हूँ। जो सुन लियाम हैरान होकर पूछता है कि क्या मैं अपने स्टाफ पर भी गंदी नजरें डाल सकता हूँ। ब्रियान बताता है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी नजरों में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब लियाम कहता है ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। वो तो अब तक मैं स्टाफ की ओर इसीलिए नहीं गया क्योंकि अमागी ही मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफी थी। जो सुन ब्रियान कहता है कि प्लीज मास्टर, असली लड़कियों पर ध्यान दीजिए। तभी अमागी कहती है अगर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है तब यहाँ अच्छे लड़के भी हैं। लियाम कहता है तौबा तौबा तौबा, क्या बोल रही हो? भाई लोग, लियाम समझ चुका है कि एक इविल लॉर्ड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला? वहीं दूसरी ओर हम प्रिंसेस क्रिस्टियाना को देखते हैं जिन्हें होश आ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर उनका शरीर पूरी तरह से पहले जैसा हो चुका है। जिसके बाद क्रिस्टियाना के पास एक लड़की आती है। क्रिस्टियाना पूछती है कि वो कहाँ है और ये क्या हो रहा है। वो लड़की बताती है कि क्रिस्टियाना की पूरी बॉडी रीजनरेटिव मेडिसिन के द्वारा रिक्रिएट की गई है। ये बात सुनते ही क्रिस्टियाना बैठकर अपनी पूरी बॉडी को देखने लगती है और यहाँ वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि खुशी के मारे उसके आंसू आने लगते हैं। कितने वक्त के बाद वो खुद को एक इंसान के रूप में देख रही है। ये लड़की बताती है हमने तुम्हारे ऊपर एलेक्सायर का यूज किया। हैरान होकर क्रिस्टियाना पूछती है कि क्या तुमने मेरे ऊपर इतने कीमती ड्रग का यूज किया? पर मेरा पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका है। मेरी जान बचाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था, पर फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मदद मैंने नहीं, काउंट लियाम सेरा बैनफील्ड ने की है और तुम्हें अपने इलाज के कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और बाकी के जितने लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनका भी इलाज चल रहा है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास काउंट का एक मैसेज है। उनका कहना है कि तुम्हें ये कर्जा उतारना होगा। क्रिस्टियाना को याद आता है वो सोल्जर, अच्छा तो वही काउंट था। क्रिस्टियाना कहती है वो लड़का, उसने मेरी जान बचाई है। मैं कसम खाती हूँ मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। काउंट लियाम सेरा बैनफील्ड, अब से तुम ही मेरे सब कुछ हो। दूसरी ओर लियाम तो अपने हरीम के लिए सुंदर कन्याएं देख रहा था, पर शायद उसे कोई भी पसंद नहीं आती। तो क्या लियाम अपने हरीम का सपना पूरा कर पाएगा? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।